हेलो एरविन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, अपने चल रहा है ना, जो आरपीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स है उसका क्रैश कोर्स अपने डिस्कस कर रहे थे। और अपने क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस कर चुके हैं अब तक। और अपने जो एक सब्जेक्ट और डिस्कस किया था अनुराधा मैम ने, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, है ना। अब क्वांटम मैकेनिक्स के साथ एक छोटा सा पार्ट वो होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, मैंने उसको अलग से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं ये चाहता था कि वो ऐसा नहीं हो कि क्वांटम के चक्कर में वो से छूट सा जाए, समझ रहे हो ना, मतलब उसको इग्नोर सा कर दिया जाए। मैं ये नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट एक अलग ही वीडियो में उसका डाल रहा हूँ। बहुत ज्यादा वीडियो है, बहुत ज्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का या 1.5 घंटे का आपका ये वीडियो होगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई गलत बात है, आपके लिए इतना शानदार कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है। इसकी पीडीएफ वगैरह भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और उस पे वहां आप अगर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेगी, कैसे क्या है, ठीक है। कोई भी वीडियो आएगी तो वहां पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। नोट्स वगैरह है क्रैश कोर्स के, तो वो भी वहां डाल दिए गए। इसके अलावा जो अपना ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो डाउनलोड कर लेना, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और अपने पास बात करें अगर बाकी चीजों की, जैसे टेस्ट सीरीज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट टाइम आ चुका है कि तुम जो जिस जिस तरीके से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ उस तरीके से रिवीजन कर लो। और प्रैक्टिस अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है तो तुम प्रैक्टिस बैच से कर सकते हो, ठीक है। ऐप पे वो अवेलेबल है। प्रैक्टिस बैच से नहीं करनी तो टेस्ट सीरीज से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज मैंने डिजाइन करके ऐप पे अपलोड कर रखी है। और अगर इन दोनों के बाद भी, इन दोनों के अलावा अगर तुम्हें ऐसे चाहिए कि सर हमें थोड़े से एक्सटेंडेड नोट्स चाहिए, है ना, जिसके अंदर आपने पीवाईक्यू वगैरह सारे करवा रखे हो और काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हो आप, है ना, तो वो सारे आपको कंप्लीट नोट्स जो हैं, डिटेल नोट्स जो हैं उसमें मिल जाएंगी। वो भी बैच आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। वो आपको अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको ठीक लगे, आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए कि भाई इतना शानदार कंटेंट आ रहा है तो तुम्हारी तरफ से भी थोड़ा सपोर्ट बन रहा है, तो पहला सपोर्ट तो यही है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। कोई इशू लगे तुम्हें, सर फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कीजिए, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज कीजिए, ठीक है, वॉइस में इशू आ रहा है, कोई भी तुम्हें इशू लगता है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम ट्राई करेंगे बेस्ट टू बेस्ट अपना उसको सोल्व आउट करने की, है ना। और हमें सपोर्ट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब के बाद भी अगर सपोर्ट करना चाहो तो ऐप डाउनलोड कर लेना, उससे कोई भी जो टेस्ट तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग ठीक लगती हो, बेस्ट ठीक लगता हो, वो तुम ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो बिना किसी और बातों के शुरू करते हैं अपने। इसके पहले ये थोड़ा सा पीपीटी है, ये अपना चैनल का लोगो आ गया, है ना। ये सारे लिंक वगैरह है जो तुम्हें पीडीएफ मिलती है ना, ये वाली, इसमें भी तुमको सारे लिंक वगैरह मिल जाते हैं। तो इसके अंदर भी अपने एंड्रॉइड ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, आईओएस का लिंक मिल जाएगा, ओके। इसके अलावा बात करें तो ये अपने पास विंडोज ऐप का लिंक भी आपको दिया हो गया है कि अगर आप विंडोज ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपके पास है, वेबसाइट भी आपके पास है, ओके। और व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है। कहीं कोई समस्या आपको लगे, ठीक है, तो आप इन पे मैसेज ड्रॉप कर देना, कॉल मत करना, मैसेज ड्रॉप करना, ताकि मैं फ्री टाइम में चीजें कर पाऊँ, है ना। क्योंकि तुम्हें पता है क्रैश कोर्स चल रहा है तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है ना। और ये तुमको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल गया यहाँ पे, और ये अपना यूट्यूब का लिंक मिल गया, तो सारे लिंक्स भी आपके इसी पीडीएफ में है अगर आपको कोई नहीं मिलता है, ठीक है। ये थोड़ी बहुत डिटेल है। क्लास नोट्स बैच, अगर आपको डिटेल क्लास नोट्स पढ़ने हैं तो उसका एक बैच है ऐप में, वो आप देख लेना, ये पार्ट है प्रमोशन का, है ना, उसमें देख लेना तुम। ये टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें तुम्हें 50+ टेस्ट मिल जाएंगे, और 10 फुल लेंथ उसमें आपको मिलेंगे, और फुल लेंथ की पीडीएफ भी मिलेगी, तो आप जो है उनको ऑफलाइन के तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ, है ना। ये कुछ चीजें हैं, देख लेना। ये बाकी चीजें, ये सिलेक्शन है, रैंक 22वीं भी आई थी अपने यहाँ से, रैंक 25वीं भी आई थी। और भी सिलेक्शन थे, मैंने लगाई नहीं, टॉप रैंक से लगा दी बस मैंने यहाँ पे। और ये प्रैक्टिस बैच है, ये आप थोड़ा बहुत देखना चाहो तो आप देख लेना, है ना। ये कंप्लीट बैच वगैरह थे। हाँ, अब अपने पास आ गई एटॉमिक, ओके। और एटॉमिक का सिलेबस वो का वही है जो तुमने क्वांटम की तुमने पीडीएफ मिली थी तुम्हें, है ना। उसके नीचे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेबस दिया गया है वो तुम्हारे क्वांटम का, क्वांटम के बाद जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी, चाहे इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल दो चाहे इसको एटम बोल दो, ये क्वांटम का एक पार्ट है, दैट्स वाई इसको हम उसके साथ ही पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरी बात अपने पास ये है कि जो क्वांटम के लेक्चर तुमने देखा, है ना, 2-4 घंटे के लगभग का लेक्चर था वो, या उसको 3.25 घंटे का मान लो आप, उसके लास्ट के 15 से 20 मिनट में जो भी डिस्कस हुआ है ना वो सारा एटॉमिक का ही है, ठीक है। चाहे तुम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को, तो वो सारा का सारा ही तुम्हारे पास किसका है, एटॉमिक का है, ठीक है। तो इससे आगे अपने चलते हैं, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आ जाओ। देखो अपने पास पहला क्या है टॉपिक, वन इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन की बात आती है
तो सबसे पहला जो एटम दिमाग में आता है वो आता है हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसके अलावा तुम चाहो तो हीलियम की भी बात कर सकते हो, लिथियम की भी बात कर सकते हो, लेकिन तुम्हें हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार तुमको लिथियम से दो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तब जाके वो वन इलेक्ट्रॉन एटम बैठेगा, है ना। इससे अच्छा, सबसे आसान, सबसे बेसिक एटम कौन सा था? एच एटम था, जिससे एटॉमिक की शुरुआत की गई, है ना। कि इसके बारे में डिस्कस कर लो। जब इस ये समझ में आएगी तो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेगी। और ऐसे हुआ भी, पहले अपने पास जे थॉमसन का मॉडल आया था एटॉमिक के अंदर, ठीक है। अगर तुमने 11 12th क्लास ढंग से तुमने एटम वाला चैप्टर पढ़ा हो, ठीक है, उसमें है। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया था, फिर बोहर का मॉडल आया था, ठीक है। उन्होंने चीजें बताई थी कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार तुमको स्पेक्ट्रम मिलता है। फिर ऑब्जर्व किया गया कि वो जो स्पेक्ट्रम है उसमें वो सिंगल लाइन नहीं है, ठीक है ना, उसमें वो मल्टीपल्स लाइन है। फिर देखा गया कि जो मल्टीपल्स लाइन है उसमें भी आगे लाइन्स है। और ये भी देखा गया कि जो स्पेक्ट्रम की लाइन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब पुट की जाती है तो वो भी क्या होती है? स्प्लिट होती है, ठीक है ना। इतना सब कुछ जो था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? एक इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो वो यहाँ तुम्हारा थोड़ा सा 12th क्लास का रीजन टाइप हो जाएगा। वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए देखो, जो एनर्जी आइगन वैल्यू आती है वो आती है माइनस का 13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है, और एन क्या है तुम्हारे पास? मेन क्वांटम नंबर है ना, मुख्य क्वांटम संख्या है। आज एटम की बात कर रहे हैं तो जेड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ओके। ये जो लेवल्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। कैसे होते हैं? डिस्क्रीट होते हैं। ये क्वांटम पढ़ ली तो आपको बताइए ना। अगर एन इजिकल टू इनफाइनाइट रखा जाए, इसमें अगर तुम एन इजिकल टू इनफाइनाइट रखते हो तो जो आगे लेवल्स होंगे वो कैसे आ जाएंगे? कंटिन्यूस आ जाएंगे। अब कंटिन्यूस कैसे आए? ये लेवल्स देखो, यहाँ से आपने n इजिकल टू 1 रखा तो ये मिला, n2 पे ये मिला, इसी तरीके से जाओगे 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 तो देखो धीरे धीरे गैप क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। जैसे ही आपका क्या हो रहा है? n बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है तो डेल्टा ई जो है, एनर्जी का गैप जो है वो क्या हो रहा है आपके पास? कम हो रहा है ना। तो यहाँ धीरे धीरे कम होता होता यहाँ क्या आ जाएगी? कंटिन्यूटी आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूम, है ना। कि n जब इनफिनिटी की तरफ जाता है तो क्या आती है? कंटिन्यूस आती है। कंटिन्यूस आ गई तो फिर वही बात आ गई है हमारे पास, किसका प्रूफ है? कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल का, जो कहता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ चली जाती है जब आपका n क्या होता है? बहुत हाई होता है, n इन्फिनिटी की तरफ जाता है। जैसे कि यहाँ क्या हुआ, जो आपके डिस्क्रीट लेवल थे वो कंटिन्यूस लेवल की तरफ चले गए। ओके, अब आती है बात कि अपने पास ये हायर लेवल है, ठीक है, ये फाइनल स्टेट है, और ये क्या है? इनिशियल स्टेट है। जब वो क्या करेगा? फाइनल से इनिशियल में जाएगा। जब वो फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में जाता है तो वो क्या करता है? फोटोन का इमिशन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना। इमिशन करता है एनर्जी का। एनर्जी का इमिशन जो है वो किस रूप में करेगा? वो करेगा अपने पास एक फोटोन के रूप में। उस फोटोन की जो एनर्जी है, अगर उसको हम डेल ई माने या ई बोल सकते हो, ठीक है, तो वो क्या होगी? एच सी अपॉन लेमडा होगी, जहां एच प्लांक कांस्टेंट है, सी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, लेमडा क्या है तुम्हारे पास? वेवलेंथ है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद अपने पास कि जो ईएफ से जो सेकंड लेवल है तुम्हारे पास, जो सेकंड लेवल है, ठीक है ना, जो सेकंड लेवल है उससे तुम्हारे पास जब फर्स्ट लेवल के अंदर, जो सेकंड लेवल है उससे जब तुम्हारे पास फर्स्ट लेवल के अंदर कोई एटम आ रहा होगा, ठीक है, तो तुम्हें उसकी जो वेव नंबर मिलेगा। अब वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है जो आपको लैम्डा मिलेगी उसका रिवर्स, ठीक है, ये वाला। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? आर जेड स्क्वायर 1/nf² माइनस 1/ni का स्क्वायर। एनएफ क्या है? फाइनल स्टेट, एनआई क्या है? इनिशियल स्टेज। तो क्या होता है, जो आर है यहाँ पे वो क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। और रिडबर्ग कांस्टेंट जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसके लिए? तुम्हारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट का मान ये होता है हाइड्रोजन एटम के लिए 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ओके, इसको आप 10⁻7 जो है वो भी यूज कर सकते हो किसके अंदर? कैलकुलेशंस के अंदर। जब तुम कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो तो तुम ये यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। और इसके बाद अपने पास आता है, देखो हाइड्रोजन एटम के लिए इतना था, ठीक है। और जो ड्यूटेरियम होता है, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा? या ड्यूट्रॉन होता है उसके लिए क्या हो जाएगा? आरडी का मान इतना हो जाएगा, ठीक है। ये कोई ज्यादा खास बात तो नहीं है, तुम्हें हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा जाएगा। अब देखो फाइनल, फाइनल कहाँ में आना है? उसको कहाँ आना है, ठीक है। वो आता है या तो पहले लेवल में आए, या दूसरे में आए, या तीसरे में आए, या चौथे में आए, या पांचवें में आए। तो आएगा किस पे? है ना, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर लेवल से लोअर में आते टाइम आएगा किस पे? इस बिहाफ के ऊपर जो अपनी सीरीज बनती है, वो स्पेक्ट्रम की जो सीरीज बनती है वो बनती है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, वाटसन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फ्रंट सीरीज, ठीक है। इसके अंदर देखो, अच्छा वो आएगा कहां से? तो लाइमन में देखो पहली में आ रहा है, किसमें आ रहा है? पहली में आ रहा है। तो वो कहां से आएगा? इससे ऊपर वाली सारी से आ सकता है, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, किसी से भी आ सकता है। कहां तक आ सकता है? फर्स्ट में आ सकता है, ठीक है।
और इसी प्रकार बालमन में देखो सेकंड में आ रहा है, तो सेकंड में कहां से आएगा, या तो थर्ड से या फोर्थ से या फिफ्थ से, इनमें से किसी से भी आएगा। कहां आएगा, n इक्वल टू 2 में आएगा। और अगली में 4 5 6 से लेकर 3 में आएगा। इस तरीके से सीरीज है, ठीक है। तो आप एक बात देखो, 2 से 1 का गैप क्या है, थोड़ा ज्यादा है 3 से 2 की तुलना में। क्यों है ऐसा, ऐसा इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी गैप क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हो तो गैप क्या हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप सबसे क्या है, ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ओके। अच्छा, और इस गैप के अंदर भी एक बात देखो, इस गैप के अंदर भी क्या देखो, आप एक बात देखो, क्या बात देखें, ये बात देखो आप इसके अंदर, कि अगर इनफाइनाइट से लेकर के 1 में आ रहा है, ठीक है, तो ये सबसे ऊपर वाले से कहाँ आ रहा है, 1 में आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो हाईएस्ट होगा, या आप कह सकते हो जो यहाँ फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको न्यू, वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। और अगर 2 से इवन में आता, 2 से इवन में आता, तो एनर्जी गैप क्या होगा, मिनिमम मिलेगा, है कि नहीं, एनर्जी गैप मिनिमम मिलेगा, तो लेमडा क्या मिल जाएगी आपके पास, मैक्सिमम मिल जाएगी। ये भी बात मैंने यहाँ थोड़ी सी क्या की है, नोट की है, ठीक है। मतलब हाईएस्ट एनर्जी वाले कहाँ मिलेंगे, तुम्हें लाइनमैन में मिलेंगे, ठीक है। तो एक बात यहाँ ऑब्जर्व करो क्या, तो देखो, जो लाइमन है, जो तुम्हारे पास जो लाइमन वाला है ना, वो किस में आएगा, एक्सट्रीम यूवी में आएगा। किस में आएगा, एक्सट्रीम यूवी में आएगा। उससे आगे शुरू हो जाओ, यूवी, विजिबल, आईआर, एक्सट्रीम आईआर और एक्सट्रीम आईआर। ये इनके रीजन रहते हैं कि इस इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम है, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट फंड, उसके तुम्हारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो इस तरीके से आता है, ठीक है। तो सीरीज की लिमिट निकालने बोल दे तुम्हें, कि लाइमन की क्या करो, सीरीज लिमिट निकालो, तो कहां से निकालोगे, एन इनिशियल का मान क्या लिख दोगे, इनफाइनाइट लिख दोगे, और वहां आ कहां रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास एन इजिकल टू इनफाइनाइट से लेकर के फर्स्ट में जब आएगा तो वो तुम्हें सीरीज लिमिट मिलेगी, ओके। और यहाँ एक बात देखो, इसमें नाम होते हैं अल्फा, बीटा, गामा। वो क्या होता है, जो इससे लाइन मिलेगी वो अल्फा है, 2 से 1 में जाने में, 2 से 3 से 1 में जाने पे वो मिलेगी वो बीटा है। इसी प्रकार यहाँ भी देख लो, अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगी, 3 से 2 में अल्फा, 4 से 2 में बीटा, है ना। जिस प्रकार मतलब आगे से आगे तुम बढ़ते जाओगे तो इनका नेम क्या दिया गया है, अल्फा बीटा गामा तुमको दिया गया है, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं, मैं साथ साथ चल सकता है क्या इसके, हाँ चल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने को फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना, है ना, फटाफट होता जाएगा। हाँ देखो, इसके बाद क्या आता है, एक प्रिंसिपल अपने पास आता है, फ्रैंक हर्टज प्रिंसिपल, ठीक है। एक और था ना यार, एक कंडेन प्रिंसिपल था, पता नहीं कौन सा था वो, फ्रैंक कंडेन प्रिंसिपल था, ऐसा ही कुछ था वो, उसमें सॉलिड, वो शायद या तो स्टेट में या सॉलिड में, जितना मुझे याद है। देखो फ्रैंक हर्टज एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है, इसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर फ्रैंक हर्टज एक्सपेरिमेंट जो है, वो अपने को ये बताता है कि जो लेवल्स है ना एटॉमिक के अंदर, वो कैसे होते हैं, उनमें डिस्क्रीटनेस होती है। अच्छा, अब ये पता कैसे चला इसको, इसको ऐसे पता चला कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन थे वो अपने पास Hg वेपर के ऊपर आए और H वेपर के ऊपर आए। तो इलेक्ट्रॉन जे ने जो एनर्जी लॉस्ट की, वो ठीक उतनी ही एनर्जी लॉस्ट कर रहे थे वो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर, जितने इनके एनर्जी गैप का डिफरेंस था। मेरी बात समझे तुम, जैसे हाइड्रोजन है तो इसके लिए एनर्जी गैप का डिफरेंस कितना होता है, या तो इतना होता है, ठीक है, या इतना होता है कि नहीं। और मोस्ट ऑफ ग्राउंड नहीं पाए जाते हैं, तो या तो इतना होगा, ठीक है, या इतना होगा, या ऐसा कुछ होगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन ने जो अपनी एनर्जी लॉस्ट की, मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है कोई फ्रीक्वेंसी लेके या कोई एनर्जी लेके, बाद में तुमने उसको मेजर किया कि कुछ इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है ना, वो पहले वाली एनर्जी से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम मिली, तो वो एनर्जी कहाँ गई, वो हाइड्रोजन एटम जो है वो ले गया। अच्छा, हाइड्रोजन एटम ले गया, हाइड्रोजन एटम 10.2 ही क्यों लेके गया, 10.2 ही क्यों लेके गया, इसलिए लेके गया क्योंकि जो उसके लेवल्स है ना, उसके जो लेवल्स है हाइड्रोजन एटम के, उनमें डिफरेंस कितना है, पहले लेवल में कितना डिफरेंस है, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 में, वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस अपने पास, ठीक है ना। तो वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, तो वो अपने को कहां से पता चलता है, फ्रैंक हर्टज में। फ्रैंक हर्टज में इतनी सी बात तुम याद रख सकते हो कि ये डिस्क्रीटनेस को बताता है, ठीक है। और ये देख सकते हो, ये पीक्स मिली है यहाँ पे, देख लो, ठीक है, यहाँ पे क्या मिली है, पीक्स मिली है। यहाँ पे करंट क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे करंट क्या है, ज्यादा है, ऐसा कुछ ग्राफ मिला था। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है उनकी इन इलास्टिक कोलिजन जब होती है, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन जब होती है ना, तो तुम्हें क्या मिलता है, फ्रैंक हर्टज एक्सपेरिमेंट देख लो, मिलता है इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या करते हैं, लॉस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, करंट थी, इलेक्ट्रॉन जो है अगर अपनी एनर्जी लॉस्ट कर देगा तो नहीं पहुंचेगा, तो करंट क्या होगी, गिरेगी। ये देखो करंट जो तुम्हारे पास क्या हो रही है, गिर रही है। ये थोड़ा सा ग्राफ है, इलेक्ट्रॉन करंट गिर गई, इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा था, और एच एटम के अंदर जो डिफरेंस आया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में, वो कितना आया था,
10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, तो वहां से अपने को पता चलता है। अगला क्या आता है, अगला एक्सपेरिमेंट आता है स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट। स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट ये करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास स्पिन पाई जाती है ना, उसका वेरिफिकेशन कौन करता है, तुम्हारे पास स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, अब देखो कैसे हुआ, थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ इसकी, कि इन्होंने क्या किया, एजी के एटम लिए। किसके लिए, एजी के। अब एजी में क्या होता है, बाकी सारे तो बाउंड हो जाते हैं, ठीक है ना, उनको जो क्या बोलते हैं उसको, सेल जो है पूरी हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो तुम्हें लाइन कितनी मिलनी चाहिए थी स्पेक्ट्रम के अंदर, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेक्ट्रम में दिखाता तो एक लाइन मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो वो एक नहीं मिलती, वहां वो दो लाइन मिलती है, तो वहां दो लाइन जो मिलती है वो ये कंफर्म करती है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वहां वो 2s+1 की स्पिन डिजेनेसी के कारण क्या कर रहा है, दो लाइंस दिखा रहा है। वो क्या करता है, कंफर्म करता है स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट, क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास स्पिन है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, पढ़ लो, वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिन, स्पिन के एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करता है। क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। ठीक है, ये अपने पास इसमें मैंने आगे कुछ लिखा है क्या, इसका स्टर्न गर्लक का इतना ही लिखा है, देखते हैं, रुको। हाँ, लिखा है मैंने थोड़ा, देखो अपने पास कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है और जो एंगुलर मोमेंटम होता है, उनके बीच देख लो क्या रिलेशन होता है, वो होता है एम वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ई बाय 2m एल वेक्टर। ठीक है, जहां एल वेक्टर क्या है तुम्हारे पास, एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, एल वेक्टर क्या है तुम्हारे पास, एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम है, अब एल कौन सा है, एल अपने पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जबकि एम वेक्टर अपने पास क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, ई बाय 2m। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस ये दर्शा रहा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी डायरेक्शन जो है ना, वो एल वेक्टर जो आएगा उसके क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन के अंदर तुम्हारे पास एल वेक्टर अगर प्रिसीजन करे, मैग्नेटिक फील्ड के चक्कर लगाए, ठीक है, तो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कौन चक्कर लगाएगा, कौन प्रिसीजन करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा रिलेशन होता है, ये रिलेशन तुम याद रख सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखो अपने पास अगर m का मान उतना हो, m का मान उतना हो, ठीक है, जो u आता है वो क्या आता है, माइनस का एम बी, ये तो तुमने पढ़ा होगा 12th क्लास के अंदर। ठीक है, तो m का मान रख दिया, ठीक है, b का मान रख दिया, ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या बचा, ई 2m b, b मान लो डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, ई एल जेड डॉट बी जेड वैक्टर डिवाइड बाय 2m। ओके, अगर u इतना आ रहा है तो यहाँ से f कितना आ जाएगा, f इजिकल टू माइनस का डेल u, यहाँ से f इतना आ गया। ठीक है, f इतना आ गया मतलब जो फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन सीधे जाना चाहिए था। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, इतना फोर्स लग रहा है। अब इसमें देखो इसको क्या चाहिए, डेल बी चाहिए, मतलब बी में चेंज होना चाहिए। तो हम होमोजेनियस फील्ड यूज कर लेते हैं, मतलब ऐसा फील्ड यूज कर लेते हैं जिसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, वो सेम ही रह रहा है जेड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो तुमको फोर्स क्या लगता है, जीरो मिलता, जीरो लगता है, और इलेक्ट्रॉन एक ही जगह जाकर के तुम्हें मिलते हैं, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, तुम्हें दो जगह जाकर के मिलेंगे। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने इन होमोजेनियस फील्ड यूज किया। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि बी जो है वो स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट में किस प्रकार का होता है, तो वो इनहोमोजेनियस होता है। इनहोमोजेनियस मतलब वो चेंज होगा, वो चेंज होगा जेड के साथ। ठीक है, ऊपर वाले डायरेक्शन के साथ, दैट्स वाई आपको वहां दो स्पॉट मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, एजी एटम जो है आपने यूज किया था, और वहां अपने को कितनी मिली थी, टू लाइंस मिली थी। अगला आता है स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इंट्रिंसिक जो स्पिन है ना, इसके मैग्नेटिक मोमेंट को क्या बोलते हैं, या मैग्नेटिक अपने पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो, या स्पिन ऑर्बिटल स्पिन क्या बोलते हैं उसको, स्पिन मोमेंटम बोल दो। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। कौन सा मोमेंटम बोलते हैं, इंट्रिंसिक बोलते हैं। चाहे मैग्नेटिक मोमेंट की बात करो तो स्पिन वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट कहलाएगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि ये है ना उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, वो किसी बाहर से उसको नहीं मिली है। जैसे ऑर्बिटल वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियस का कंट्रीब्यूशन है। जबकि स्पिन वाले में क्या है, किसी ने इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं दिया है, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। अगर उसकी खुद की प्रॉपर्टी है तो वो क्या कहलाती है, तुम्हारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाती है। जो चीज वो खुद लेके आता है, जो प्रॉपर्टी वो खुद लेके आता है, वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, अब देखो जिस प्रकार आपने एमएल का देखा, जो एम का लिखा, ठीक है, तो वो एमएल का था। ठीक है, यहाँ एल था, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एमएस का हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। ये क्या है, स्पिन डिजेनेसी है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 2m क्या है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और 2m, 2 क्या है, 2 है, और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एस वेक्टर क्या है तुम्हारे पास, स्पिन
एंगुलर मोमेंटम है कि नहीं, ठीक है। इसकी डिजेनेसी होती है 2s+1, ये होता है E/2me। एस का मान, इसकी आइगन वैल्यू कितनी होती है, रूट एस एस प्लस वन एच कट। इसको थोड़ा सा अगर क्या करें, सोल्व करें, तो देखो अपने पास क्या आता है, तो अपने पास ये चीज आता है। अब इसको तुम क्या कर सकते हो, सीधा का सीधा याद भी रख सकते हो। देखो सिर्फ ये एक चीज याद रखनी है, मतलब जब मैंने लिखाना शुरू किया ना इंटरेस्ट वाला, उसमें एक तो ये याद रख लो कि वो इंटरेस्ट प्रॉपर्टी, दूसरा आप ये याद रख लो कि एम एस जेड इज इक्वल टू माइनस का जी एस म्यू बी एम एस, बस ये मान होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास स्पिन वाले का आ गया, यहाँ तुम्हारे पास क्या आ गया, स्पिन वाले का आ गया ना, रूट ऑफ एस एस प्लस वन। तो देखो ये बात क्या, ई एच कट अपॉन टू एम ई है ना, इसको बोलते हैं म्यू बी। क्या बोलते हैं, म्यू बी, बोहर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं, ठीक है। और इनटू क्या रहेगा, टू रूट एस एस प्लस वन। टू कैसे आया, ये टू आया है अपने पास स्पिन डिजेनेसी से, जीएस से। ये क्या हो गया, म्यू बी हो गया। और ये तुम्हारे पास क्या है, एस एस प्लस वन है। कब, जब वो एस है। अगर अपने स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात कर दें, ठीक है ना, इसके जेड एक्शन की बात कर दें, तो इसके यहाँ क्या आता, एस जेड आता। एस जेड आता तो आइगन वैल्यू क्या आती, एम एच कट आती। एच कट इसके साथ चला जाता, यहाँ से बचता एम एस बचता। तो ये रहा तुम्हारे पास। अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर आप बात कर रहे हो, तो ये अपने पास कितना बचेगा, कितना बचेगा, एम एस जेड इज इक्वल टू माइनस का जी एस म्यू बी एम एस। अगर यहाँ आप बात करते तो ये कितना बचता, माइनस का जी एस म्यू बी और रूट ऑफ एस एस प्लस वन। क्यों, क्योंकि यहाँ एस वेक्टर है जिसकी आइगन वैल्यू ये होती है, एच कट आता है इसमें चला जाता, और वहां उसकी आइगन वैल्यू एम एस एच कट है, एच कट है वो म्यू बी में चला गया, ठीक है। अब देखो एस का मान कितना होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, 1/2 होता है। तो एम एस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एम एस जेड कितना आएगा, एम एस जेड यहाँ से देख लो, जीएस का मान तुम्हारे पास है, म्यू बी का मान तुम्हारे पास है, एमएस का मान 1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है। इसी बिहाफ पे जो एमएस जेड की वैल्यू है वो कितनी आ सकती है, प्लस माइनस म्यू भी आ सकते हैं। इसीलिए अपने को क्या मिले, स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 स्पॉट मिले थे, ठीक है, जहां से स्पिन का जो वेरिफिकेशन जो है वो हुआ था। अच्छा अब बात करें ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल की, तो ऑर्बिटल का भी खेल सेम है कि नहीं। पर एक चीज अलग है, क्या जीएल का जो मान है, जीएल का जो मान है इसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, जो अगर तुम डिजेनेसी की बात करो, ठीक है, तो वो 1 होती है। ओके, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, म्यू भी बचा। यहाँ क्या हो जाएगा, रूट एल एल प्लस 1 हो गया। वही तुम जाते स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो यहाँ तो म्यू भी रहता, यहाँ आ जाता एम एल, है कि नहीं, है ना। बस इतनी सी बात है, और क्या है इसके अंदर, ठीक है। ये ऑर्बिटल तुम्हारे पास ऑर्बिटल वाले की बात होगी, है ना। ऑर्बिटल जो मैग्नेटिक मोमेंट कह दो, चाहे तुम एंगुलर मोमेंटम कह दो, दोनों की थोड़ी थोड़ी बात जो है यहाँ पे हो गई। देखो अपने पास क्या होता है कि ये देखा गया कि स्पेक्ट्रम के अंदर, कि स्पेक्ट्रम के अंदर जो स्पेक्ट्रम की लाइन है ना, सिर्फ वो नहीं होती, उसके अंदर भी और कुछ होता है। उसके अंदर भी मल्टीपल लाइंस होती है। तो मल्टीपल लाइंस कैसे आई, वो मल्टीपल लाइंस आती है एक्सपेरिमेंट से, रिजल्ट से पता चला कि वो आती है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से, ठीक है। और जो महीन लाइन जो मिलती है एक स्पेक्ट्रम लाइन के अंदर, तुम्हें जो कई लाइंस मिलती है, इसको बोलते हैं क्या, फाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर। तो तुमको जो फाइन स्ट्रक्चर है वो कैसे मिली, और क्या होती है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। देखो क्या होता है कि जब अपने पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, तो दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम मिला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम बनाते हैं। इसकी आइगन वैल्यू कितनी होती है, रूट जे जे प्लस वन एच कट। इसी प्रकार जो एल है इसकी होती है रूट एल एल प्लस वन एच कट। इसी प्रकार स्पिन वाला वो क्या होती है, रूट एस एस प्लस वन एच कट। इसके जेड कंपोनेंट की बात करो तो ये हो जाएगा एम जे एच कट। इसकी बात करोगे तो हो जाएगा एम एल एच कट। इसकी बात करोगे तो ये हो जाएगा एम एस एच कट, ठीक है। देखो यहाँ अगर इसका स्क्वायर करो, तुम इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास हो जाएगा, देखो जे स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और 2ls, है कि नहीं। और ऐसे तो होगा, जे का स्क्वायर इसमें तो क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। जब वेक्टर्स क्या करते हो आप स्क्वायर, तो इसी तरीके से होता है। उम्मीद करता हूं तुम्हें पता होगा। तो इसमें देखो एक तो एल वाली टर्म है, एक एस वाली टर्म है, सिंपल होनी थी, ठीक है। एल और एस दो ही तो है, दोनों की टर्म होगी। ये टर्म क्या है तुम्हारे पास, एक्स्ट्रा है। ये टर्म क्या है तुम्हारे पास, एक्स्ट्रा है। अगर ये एक्स्ट्रा टर्म है तुम्हारे पास, तो जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी लेवल्स होंगे उनमें चेंज होंगे, और वो किसके कारण होंगे, एलएस के कारण होंगे, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां बन जाती है कि जो फाइन स्ट्रक्चर मिलती है उसमें जो टर्म होती है, उसमें जो डेल ई एल है, डेल ई एल एस है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर के होता है, ठीक है। तो ये देखो ये जो एनर्जी में चेंज है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, ठीक है। इसमें क्या था, एल एस था। प्रोपोर्शनल की साइड हटाओगे तो ए आएगा, ए आएगा, ठीक है। एल एस का मान रखोगे तो वो कितना आएगा, जे स्क्वायर, इधर लाओगे एल स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये लो, है कि नहीं।
इनके आइगन वैल्यू रख दो, क्या होता है जे जे प्लस वन, एच कट स्क्वायर आएगा तीनों में, तो वो कॉमन हो गया, माइनस का एल एल प्लस वन माइनस का एस एस प्लस वन एच कट स्क्वायर। तो ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण जो है तुम्हें एनर्जी में इतना डिफरेंस जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे और आता है, एक वर्ड तुम्हारे पास यहाँ है अल्फा। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ये जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट तुम्हारे पास होता है, ये होता है सी बाय वीई। ठीक है, सी क्या होता है, सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वीई जो तुम्हारे पास वो होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, तो सी बाय वी, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान होता है वन। फाइन स्ट्रक्चर जो है ये मैंने उल्टा लिख दिया, अल्फा जो है ना, अल्फा अपने पास होता है 1/137, जितना मेरे को याद है। मैं एक मिनट चेक करूं क्या, ये तुम चेक करके लिख लेना है ना। ये सी बाई, या तो सी बाई वी होता है या वी बाई सी होता है। अल्फा का मान आई थिंक 137 होता है। ठीक है, अरे तुम कहाँ चेक करोगे, मैं ही चेक कर दूंगा इसको। मेरे नोट्स कहाँ गए, मेरे पास जो नोट्स थे वो कहाँ गए, जिनसे मैं लिख रहा था। वेट वेट वेट, वो नोट्स पता नहीं मैंने कहाँ छोड़ दिए, तुम चेक कर लेना एक बार, है ना। वो मुझे याद नहीं है मैंने नोट्स जो है वो कहाँ रख दिए, आप देख लेना। इस ये ना अल्फा का मान जो होता है ना फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट का, ये होता है 1/137। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशियो होना चाहिए वीई बाय सी। ठीक है, ये मेरे हिसाब से मैंने यहाँ गलत कर दिया, मैं इसको सही कर देता हूँ। फिर भी कोई हो इशू, तुम ऊपर नीचे या तो कमेंट सेक्शन में सही कर देना इसको, ठीक है, या मुझे बता देना, मैं इसको काट के सही करता हूँ ताकि तुम्हें याद रहेगा। तो ये रहेगा अपने पास वीई बाय सी, डिवाइड करोगे, ये होता है 2.18 गुणा 10 की घात 6, ये होता है 3 गुणा 10 की घात हमारे पास 8। तो ये बचेगा 1/137। तो ये अपने पास क्या है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है। ओके, आगे चले, आ जाओ आगे चलते हैं। आगे देखो, अब अपने पास क्या आता है, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है, तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो ऑर्बिटल मोमेंटम है। ठीक है, जो तुम्हारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, और जो तुम्हारे पास ऑर्बिटल मोमेंटम है, उनका रेशियो जो है वो क्या कहलाता है, जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहलाता है। अब ये तुम वहां से भी देख सकते हो, एल पहले इस साइड था, अरे है कि नहीं, एक तो जीएल था, है ना, एक उसका चार्ज था, डिवाइड में क्या था, 2m था, है ना। ये तुम्हारे पास ये था एम ए वेक्टर इजिकल टू जीएल था, ई बाय 2m था, यहाँ एल था, जेड करोगे इसका वो बी आएगा एक, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो बी आएगा। ठीक है, तो एक बी होता है, एक इसका एम एल आ जाता है, चार जो टर्म होती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, म्यू वेक्टर डिवाइड बाय एल वेक्टर इजिकल टू माइनस का जीएल बटा 2m। ठीक है, म्यू वेक्टर बटा एल वेक्टर, ये जीएल बटा, अगर मैं इसको क्या कर दूं, माइनस को इंक्लूड कर दूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, माइनस का ही है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बटा एम। तो ये अपने पास क्या है, जायरोमैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला है, जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास लांडेजी फैक्टर। देखो, जिस प्रकार अपने पास स्पिन डीजेनेसी है जीएस, जिस प्रकार अपने पास ऑर्बिटल डीजेनेसी, इसको 1 लेते हैं और इसको 2 लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, सॉरी स्पिन जो है वो कितनी है, 1/2 है। ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारे पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी, जब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी तो जीजे आएगा। ठीक है, उसकी ऑर्बिटल मोमेंटम के टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या आएगा, जीजे आएगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो दोनों एंगुलर मोमेंटम, तुम्हारा ऑर्बिटल वाला और तुम्हारे पास स्पिन वाला, दोनों से मिलके बनता है। ठीक है, तो ये कितना आता है, ये आता है 1 प्लस ब्रैकेट जे जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 डिवाइड बाय 2 जे जे प्लस 1। ये फॉर्मूला भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। आपको याद रखना है, मुझे याद नहीं रखना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें, मेरे एग्जाम हो चुके हैं, तो तुम्हारे अब क्या है अपने पास, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को समझना क्यों इंपोर्टेंट है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को देखो समझना तुम्हारे लिए इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी तुम ट्रांजिशन वगैरह दर्शा रहे होगे, चाहे वो जीमान इफेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो एनोमलस जीमान हो या फिर नॉर्मल जीमान हो, ठीक है, उन सब के लिए तुमको लेवल्स दिए जाएंगे। तो लेवल्स दिए जाएंगे तो वहां जो भी लेवल होगा उसको एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से लिखा जाएगा। वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है ना, वो उस लेवल के बारे में कंप्लीट तुमको नॉलेज देगा कि ये जो लेवल है, इसके लिए एल की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है और एस की वैल्यू क्या है। ठीक है, आ जाओ, अब इसमें एस क्या है, एस है अपने पास स्पिन, जे है अपने पास टोटल एंगुलर मोमेंटम, एल क्या है अपने पास, एल है अपने पास ऑर्बिटल मोमेंटम। अब एक कंफ्यूजन ये भी आता है स्टूडेंट्स के कि सर एल कहीं छोटा लिखते हैं कहीं बड़ा लिखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा कुछ तो डिफरेंस नहीं है। इतना डिफरेंस है कि जो कैपिटल एल है ना, वो जब लिखते हैं जब दो एल कंबाइन होते हैं। सर कंबाइन कैसे होंगे वो भी अपने पास आगे आएगा। ठीक है,
तो एल जब कंबाइन होते हैं L1 प्लस L2 बनाते हैं तब अपने पास कैपिटल वाला लिख देते हैं, वरना छोटे वाला स्मॉल वाला लिखते हैं। ठीक है, ये सेम चीज एस के साथ भी है। एस अगर स्मॉल है तो वो एक इलेक्ट्रॉन का है तो वो स्मॉल रहेगा, उन दोनों को जोड़ के बना दोगे तो उसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा तुमसे, है ना, कि स्मॉल कौन सा है बड़ा कौन सा है। तो देखो अपने पास क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक कुछ इस प्रकार से तुम्हें ये लिखी मिलेगी। ठीक है, इसके जो यहाँ लिखा होगा वो होगा 2s+1, वो बताएगा तुम्हें स्पिन डिजेनेसी। वो किसको बताएगा, स्पिन डिजेनेसी को बताएगा। 2s+1 वो तुम्हारे पास क्या है, स्पिन डिजेनेसी को तुम्हें बताएगा। ओके, और क्या है तुम्हारे पास, जो यहाँ लिखा होगा ना वो आएगा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की हेल्प से। अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ठीक है, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। 0 होगा तो s, 1 होगा तो p, 2 होगा तो d, इससे आगे होगा तो f, इससे आगे होगा तो g। इस प्रकार से रहते हैं। और इसके पैरों में जो जे लिखा हुआ है वो आपको बताएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है, ये अपने थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप समझ जाओगे, है ना। और हमेशा याद रखना, दर्शाते टाइम अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म से या लेवल्स दर्शा रहे हो तो हाईएस्ट एस हमेशा डाउन साइड आएगा। ठीक है, हाईएस्ट जे एल हमेशा डाउन साइड आएगा और लोएस्ट जे हमेशा डाउन साइड आएगा। मतलब इनकी एनर्जी क्या होगी, लोएस्ट होगी इस कॉम्बिनेशन की। समझ रहे हो ना, कि यहाँ लो हाईएस्ट तुमने एस लिखा है और यहाँ हाईएस्ट तुमने एल लिखा है। ठीक है, और लोएस्ट यहाँ क्या है, जे। समझ रहे हो, और ये मतलब हाईएस्ट एस, हाईएस्ट एल, और एल में से लोएस्ट जो जे है ना वो नीचे आता है सबसे। ये थोड़ा सा तुम्हें याद रखना है। अब ये कहाँ से आया कैसे आया बताया जा सकता है पर बताना नहीं है, क्योंकि क्रैश कोर्स है ये। ठीक है, ज्यादा बड़ा कोर्स हो जाएगा तो तुम देख नहीं पाओगे। इसके बाद आती है अपने पास एलएस कपलिंग। देखो बेसिकली जो कपलिंग है ना वो दो टाइप की होती है, एक होती है एलएस कपलिंग, एक होती है जे जे कपलिंग। सिंपल सी बात, इनके नाम में देखो, एल एस कपलिंग, एल एस कपलिंग मतलब इसमें एल बनेगा, क्या बनेगा, एल बनेगा और एस बनेगा। अच्छा वो बनेगा कैसे, जैसे दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो पहले का एल दूसरे के एल के साथ जुड़ेगा और पहले का एस दूसरे के एस के साथ जुड़ेगा, तो ये एल बन गया और एस बन गया, तो वो कंबाइन होंगे। समझ रहे हो ना। और जबकि जे जे कपलिंग में क्या होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से तुम्हारा जे बन के ही आएगा, L1 प्लस S1 और L2 प्लस S2, इस प्रकार से जे बन के आएंगे, J1 J2 बन गए। वो क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्शन करेंगे, तो वो होती है जे जे कपलिंग। यहाँ कपल कौन बनाएगा, एल बनाएगा, पहले एल कपल होगा बनेगा, ठीक है, फिर एस बनेगा, फिर वो आपस में करेंगे। और जे जे में क्या होगा, तुम्हारे पास पहले जे बनेगा, है ना, L1 प्लस S1 मिला के, और दूसरे में L2 प्लस S2 मिलाएंगे। ठीक है, जो बन गया J1 J2, अब वो क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इस तरीके से एलएस और जे जे कपलिंग होती है। तो अपने पहले पढ़ रहे हैं एलएस कपलिंग। ठीक है, इसमें देखो ये तुम्हारे पास लाइट एटम में होती है। कौन से एटम में होती है, लाइट एटम में होती है। लाइट एटम में क्यों होती है, क्योंकि लाइट एटम के अंदर न्यूक्लियस का इतना इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है ना, जो तुम्हारे पास एल और एस है वो एक दूसरे को इतना इफेक्ट नहीं कर पाते। समझ रहे हो ना, तो एस एल के साथ और एल एस के साथ इंटरेक्शन नहीं करता। ठीक है ना, कम करता है इंटरेक्शन, तो एल खुद के साथ इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, तो एल एल इंटरेक्शन जो है और एस एस इंटरेक्शन की जो एनर्जी है ना वो ज्यादा रहती है एल एस इंटरेक्शन की तुलना में। क्या समझिए, एल एल इंटरेक्शन है और जो एस एस इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन है, ठीक है ना, उसकी एनर्जी क्या होती है, वो एल एस इंटरेक्शन की तुलना में क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ठीक है, एल एल इंटरेक्शन डोमिनेट्स, एस एस इंटरेक्शन डोमिनेट्स, और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। देखो इसमें एल एल इंटरेक्शन की एनर्जी ज्यादा है, मतलब एल एल इंटरेक्शन है ना वो डोमिनेट करता है, एस एस इंटरेक्शन है ना वो डोमिनेट करता है, किसकी तुलना में, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की तुलना में। समझ रहे हो, अब उसमें क्या हो जाएगा, उसमें उल्टा हो जाएगा, उसमें एल एस वाला डोमिनेट करेगा और ये कम रहेंगे तुम्हारे। ठीक है, एल एल इंटरेक्शन डोमिनेट्स और एस एस डोमिनेट्स, इसमें उसमें कौन डोमिनेट करेगा, एल एस इंटरेक्शन जो होगा वो डोमिनेट करेगा। बस इतनी सी तो बात। ठीक है, चले आगे, आ जाओ। ये आ गया देखो, ये एग्जांपल तुम्हारे पास सामने आ गया और इससे तुमको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 99% तुमको हमेशा एग्जाम में 1 इलेक्ट्रॉन वाला केस ही मिलेगा। तो इसके लिए क्या है, S1 है, इसके पास L1 है, इसके पास भी S2 है, L2 है। स्पिन, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मोमेंटम। अब इसमें S क्या बनेगा, दोनों को मिला के पहले S बनेगा। ठीक है, S1 प्लस S2। ठीक है, ये वेक्टरली जुड़ेंगे। वेक्टरली कैसे जुड़ते हैं, दोनों का डिफरेंस और दोनों का जोड़। ठीक है, इससे लेकर के तुम्हें यहाँ जाना है, और जो गैप है दोनों के बीच का वो कैसे रखना है, इंटीजर रखना है। जैसे कि मतलब मान लो ये था 1/2, इसका भी था 1/2, तो घटाओगे तो क्या आएगा 0 और जोड़ेगा तो क्या आएगा 1। तो ये हो गया तुम्हारे पास किसका मान, एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मान।
समझ रहे हो? इसी प्रकार एल कैसे बनेगा, वो L1 प्लस L2 वेक्टरली जुड़ेंगे, मतलब L1 माइनस L2 कर दो, डिफरेंस कर दो और एडिशन कर दो, और डिफरेंस माइनस से प्लस की तरफ चलते चलो। ठीक है, एक एक स्टेप लेके, एक एक इंटीजर का डिफरेंस लेके। ये बन गया रेडी है, ये बन गया रेडी है। तो अब बनता है अपने पास कौन, जे। अच्छा, जे कैसे बनेगा, जे भी सेम तरीके से बनेगा, एल माइनस एस टू एल प्लस एस, बस। अब ये कौन से हैं, ये यही वाले तो हैं, यही वाले तो हैं, ये समझ रहे हो ना आप, इन्हीं से बनता है। अगला आता है जे जे कपलिंग। अगला क्या आता है, जे जे कपलिंग। ठीक है, जे जे कपलिंग क्या होती है, देखो जहां तुम्हारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो बड़ा हो जाएगा, जब तुम बड़े एटम्स की तरफ जाओगे तो वहां जे जे कपलिंग होगी। ठीक है, वहां क्या होगी, जे जे कपलिंग होगी। अच्छा, जे जे कपलिंग होगी तो जे जे कपलिंग हैवियर एटम्स में होती है, ये बात बता दी। एल एल इंट्रैक्शन, एल एस इंट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। ठीक है, ये बात मैंने बता दी और ये भी बता दी। तो इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए एल एस है तो ये हाथों हाथ जे बनाएगा। इसके पास भी क्या है, एल है, एस है, तो ये हाथों हाथ क्या करेगा, जे बनाएगा। अब ये वो जे वन और जे टू क्या होंगे, कंबाइन होंगे, जे वन जे टू क्या होंगे, कंबाइन होंगे और तुम्हें नेक्स्ट नेक्स्ट बना करके देंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला देखो, ये देखो। ठीक है, तुम्हारे पास ये पहला बना था और ये क्या बना था, दूसरा बना था। तो एल माइनस एस से लेकर के एल प्लस एस वन तक तुमको जाना है। जे जो है वो जे वन प्लस जे टू से आएगा, जे वन माइनस जे टू से तुम्हारे पास जे टू प्लस जे वन तक। अब ये किसकी बात कर रही, ये इसने यहाँ किसकी बात कर दी, यहाँ इसने ये बात कर दी, ये तो किसकी बात होगी, एल बना, ये तो एल एस कपलिंग की बात है ना, ये एल एस कपलिंग की है, ये जे जे कपलिंग की है। ठीक है ना, ये ऊपर वाली एल एस कपलिंग की बात है। कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ तो काट भी देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अपने पास एल एस कपलिंग की बात है, और ये यहाँ पे क्या है, हमारे पास जे जे कपलिंग की बात है। जे जे मतलब लास्ट में तुम्हें जे दिखेगा, एल एस मतलब लास्ट में तुम्हें एल एस दिखेगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब देखो जीमान इफेक्ट क्या होता है, जीमान इफेक्ट आता है कि तुम्हारी जो स्पेक्ट्रल लाइन है ना, तुम्हारी जो स्पेक्ट्रल लाइन है, इनको अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो इनमें क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में किसी स्पेक्ट्रल लाइन को रखने से स्प्लिटिंग होगी, ऐसा संभव है? देखो ये बात ऐसे बोल दी गई है पर ये ऐसे नहीं है। तो ये कैसे है कि जो तुम स्पेक्ट्रम नोट कर रहे हो ना, वो तुमने पहले बिना मैग्नेटिक फील्ड के नोट किया है। ठीक है, बाद में जब तुमने उसको नोट किया तब उस तुमने वहां क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अगर तुम ऐसा वहां करते हो तो तुम्हें क्या मिलती है, जो पहले एक लाइन मिली थी अब वो एक से ज्यादा मिलती है। वो एक से ज्यादा कितनी मिल सकती है, तीन मिल सकती है, चार मिल सकती है, वो अलग अलग डिपेंड करता है कि जीमान इफेक्ट भी कौन से वाला है। ठीक है ना, तो जो स्प्लिटिंग मिल रही है मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की क्या बोलते हैं, प्रेजेंस की वजह से, वो इफेक्ट क्या कहलाता है तुम्हारे पास, वो इफेक्ट अपने पास कहलाता है जीमान इफेक्ट। ठीक है, क्या कहलाता है वो, जीमान इफेक्ट कहलाता है। तो इसको देखो आप। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, रीजन क्या है इसका, मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट था, चाहे स्पिन वाला बोलो, चाहे ऑर्बिटल वाला बोलो, चाहे टोरॉइडल वाला मैग्नेटिक मोमेंट बोलो, वो जब इंटरेक्शन करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तुम्हारे पास क्या मिलती है, एनर्जी लेवल्स में चेंज आता है, जिससे तुमको स्पेक्ट्रल लाइंस में क्या मिलती है, स्प्लिटिंग मिलती है। ठीक है, देखो मैंने इसको बांट दिया, ये जो जीमान इफेक्ट है ना, उसको मैंने बांट दिया। एक को मैंने नाम दे दिया नॉर्मल जीमान और एक को मैंने नाम दे दिया अनॉमलस जीमान। ठीक है, नॉर्मल और अनॉमलस जीमान में क्या अंतर है, अगर तुम्हारे पास तुम जिसके अंदर जीमान इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस एटम के लिए, ठीक है, जिस स्पेक्ट्रम के लिए, अगर उसमें स्पिन नहीं है, स्पिन अवेलेबल नहीं है, अच्छा स्पिन अवेलेबिलिटी से नहीं होगी, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर होंगे, स्पिन अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो वहां तुम्हें क्या मिलेगी, सिंगलेट स्टेट मिलेगी, और वहां तुम्हारा जो जीमान इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, नॉर्मल जीमान होगा। कितना होगा, नॉर्मल जीमान होगा, है ना। अगर स्पिन क्या है, अवेलेबल है, एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो तुम्हारे पास क्या होगा, एनोमलस जीमान होगा। अच्छा, एक और ध्यान रखना, अगर तुम्हारा बी जो है वो लेस देन 40 टेस्ला तुमने लगाया है, ठीक है ना, तो तुम्हारे पास कौन सा इफेक्ट लगता है, जीमान इफेक्ट लगता है। अगर तुमने बी क्या कर दिया, ग्रेटर देन 40 टेस्ला लगा दिया, तो वहां तुम्हें जो इफेक्ट मिलेगा वो जीमान नहीं होगा, वो कौन सा होगा, वो पासन बैक इफेक्ट होगा। तुमको ये इतना तो नहीं पूछेंगे कि बी कितना होगा, पर हाइयर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो पासन बैक इफेक्ट बन जाता है, लोअर लगाते हैं तो जीमान इफेक्ट बनता है। ठीक है, एक डिफरेंस ये हो गया कि एस क्या है, जीरो है। अब एक बात यहां देखो क्या, कि अगर एस जीरो है
ठीक है, तो जे कैसे बनता है, एस प्लस एल से, तो एस तो है ही नहीं, तो सारा खेल किसका बन गया, एल का। तो यहाँ एल क्या करेगा, प्रिसीजन करेगा अराउंड बी। समझ रहे हो ना, कि जैसे मतलब मान लो ये तुम्हारे पास बी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो एल जो है वो यहाँ इसके चारों ओर क्या करेगा, प्रिसीजन करेगा। अच्छा, एल इधर है तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर आएगा, एल आएगा, क्योंकि ये तो हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अच्छा, अगर तुम्हारे पास एस होता तो एल की कोई बात ही नहीं करता, तो कौन प्रिसीजन करता, तो तुम्हारे पास प्रिसीजन कौन करता, तो तुम्हारे पास जे जो है वो क्या करता, प्रिसीजन करता। ठीक है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज हायर देन पासन बैक इफेक्ट जो है तुम्हारा आ जाएगा, जीमान इफेक्ट की कोई बात ही नहीं करेगा। है कि नहीं, चलें आगे, आ जाओ। ये रहा अपने पास, ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया ना पीछे, कर लिया अपने सब डिस्कस, ठीक है। इसको कहाँ रखें, यहाँ रख देते हैं बीच में, ओके, सुंदर लगेगा है ना तुम्हारी तरह। देखो, कपलिंग व्हील ब्रेक, अगर तुमने हायर मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो एनोमलस जीवन आएगा, रुको, अगर लोअर मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो जीमान इफेक्ट आएगा, जिसके दो टाइप है, कौन से, नॉर्मल जीमान और एनोमलस जीमान। अगर बी ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा है, तो तुम्हारे पास जो तुमको इफेक्ट देखने को मिलेगा वो लगेगा पासन बैक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, पासन बैक इफेक्ट, ठीक है। ये देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड हाई लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, एलएस कपलिंग क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, पहले क्या था, एल भी था और एस भी था, ठीक है ना, और जे बनना था, और जे क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रेसिंग कर रहा था। अब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हाइयर है, क्या है, हाइयर है, तो ये जे में जो एस और एल है ना, वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ चलने की ट्राई करेंगे, और इनकी जो कपलिंग है वो टूट जाएगी। ठीक है, तो एल अपना अलग से प्रिसीजन करेगा और एस अपना अलग से प्रिसीजन करेगा, इसी को बोला गया है पासन बैक इफेक्ट। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा जो अपने पास जीमान इफेक्ट पड़ा है ना, उसके अंदर एक और डिफरेंस आता है, कौन सा, एक आता है नॉर्मल ट्रांसवर्स और एक आता है नॉर्मल लॉन्गिट्यूडल जीमान इफेक्ट। ये दो टाइप और हैं। ये क्या है इनके अंदर, ये है किस तरीके से तुम इनको ऑब्जर्व कर रहे हो, जीमान इफेक्ट। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व इन पेंडिकुलर टू बी, अगर बी के परपेंडिकुलर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो नॉर्मल वाला आएगा। नॉर्मल कौन सा, ट्रांसवर्स, कौन सा, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसके अपोजिट क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। ओके, और लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। तो ये देखो, पैरेलल टू बी तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडल होगा, और परपेंडिकुलर टू बी ऑब्जर्वेशन अगर है तो वो ट्रांसवर्स होगा। इसमें तीन लाइन मिलती है हमेशा, कितनी लाइन मिलती है, नॉर्मल ट्रांसवर्स के अंदर हमेशा तुमको कितनी लाइन मिलेगी, तीन लाइन मिलेगी। जबकि ठीक है, और इसमें जो लाइट होगी, ये स्पेक्ट्रम होगा, कैसा होगा, प्लेन पोलराइज होगा, डेल एल एम एल की बात करेंगे अपने, है ना, इसका मान कितना होगा, 0 ± 1 होगा। जीरो जो होगा वो तुम्हें पाई देगा, और ±1 जो होगा वो तुम्हें सिग्मा कंपोनेंट देगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम का, ये आगे और भी डिस्कस होगा तो तुम समझ जाओगे ये क्या क्या कह रहा है। यहाँ नॉर्मल जीवन में दो लाइन मिलती है और सर्कुलरली पोलराइज तुम्हारी लाइट रहती है। ठीक है, दिस दिस प्रिजन इज नॉर्मल प्रिसिजन। अच्छा, अब होता क्या है, जब तुम्हारे पास एल जो है, एल जो है तुम्हारे पास बी के अराउंड क्या करेगा, प्रिसीजन करेगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से तुम्हारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या करता है, प्रिसीजन करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रिसीजन करता है, तो वो प्रिसीजन की जो फ्रीक्वेंसी है, उसके गोल गोल घूमने की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो अपने पास क्या कहलाती है, वो कहलाती है लार्मर फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है, लार्मर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा एल इज इक्वल टू ई बी बाय 2m। कितनी होती है, ओमेगा एल इज इक्वल टू ई बी बाय 2m होती है। ठीक है, चलें आगे, आज चलते हैं। अच्छा, क्या था ये, एक लाइन रह गई, क्या, देखो किधर गया, हाँ, प्रिसीजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, की जो मैग्नेटिक मोमेंट है जो प्रिसीजन कर रहा है बी के चारों तरफ, ठीक है, तो वो किस अपने पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी से प्रिसीजन करता है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को अपने बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चले आगे, आ जाओ चलते आगे, ये रहा। हाँ, अब अपने पास देखो,
थोड़ी सी अपने डिटेल में बात होगी अब किसकी, अपने पास बात होगी नॉर्मल डिमांड की और एनोमलस डिमांड की। उसके अंदर जो कंपोनेंट वगैरह है वो थोड़े से कैसे आते हैं वो अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। आ जाओ देखते हैं। ठीक है, देखो तुम्हारे पास जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो जीएल म्यू बी एम एल बीजेड आएगा, इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये अपने पहले आ चुका है। ठीक है, कि इतना तुम्हारे पास डिफरेंस आएगा। ठीक है, देखो जीएल का मान 1 है, जीएल का मान क्या है 1 है, और एमएल का जो मान है सिलेक्शन रूल इसमें ये कहते हैं एमएल का मान तुम्हारे पास 0 और प्लस माइनस 1 ही हो सकता है। अगर 0 और प्लस माइनस 1 ही होता है तो डेली देखो एक बार तो 0 कर देगा तो डेली का मान 0 आएगा, है कि नहीं। ठीक है, एक बार प्लस 1 रखोगे तो ये म्यू बी बचेगा, है ना, म्यू बी बचेगा और बी बचेगा, इसका बनेगा ही तो प्लस का म्यू बी बी बचेगा। माइनस रखोगे माइनस का एमएल तो माइनस का 1 तो ये आएगा म्यू बी बी जेड, किसका माइनस का। तो ये तीन तुम्हारे पास क्या आएंगे डेल्टा ई आएंगे, क्या आएंगे डेल्टा ई आएंगे, है ना। और अच्छा, और जो एनर्जी डिफरेंस है प्लस म्यू बी माइनस म्यू बी, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये किससे आता है, ये अपने पास आता है सिग्मा से, है ना। यहाँ तुम्हें कौन से कंपोनेंट मिलेंगे, यहाँ तुम्हें कंपोनेंट मिलेंगे सिग्मा कंपोनेंट, ठीक है, और ये कौन सा मिलेगा पाई कंपोनेंट मिलेगा जीरो वाला। ठीक है, सिग्मा से सिग्मा, ये देखो सिग्मा वाला कहाँ गया प्लस म्यू बी, और दूसरा सिग्मा कहां गया माइनस म्यू बी। तो अगर तुमसे पूछ लूं मैं सिग्मा से सिग्मा के बीच का डिफरेंस कितना है तो वो कितना है 2 म्यू बी है। नॉर्मल जीमान इफेक्ट के अंदर सिग्मा से सिग्मा का डिफरेंस कितना है 2 म्यू बी है। सिग्मा से पाई का डिफरेंस कितना है तो वो म्यू बी है। पाई से सिग्मा के बीच का कितना है वो भी म्यू बी है। ओके, ठीक है, चलें आगे। ओके, अब देखो इस सिग्मा और पाई के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है तुम्हारे पास म्यू बी है। अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग फोटोन की बात करें तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो न्यू हो तो एनर्जी एच न्यू हो जाएगी, तो न्यू कितना आ जाएगा म्यू बी बटा एच आ जाएगा। ठीक है, अच्छा म्यू बी बटा एच आ जाएगा। ओके, आपकी बात हमने मान ली। ठीक है, अब अपने पास म्यू जो है इसका मान रखो, जो म्यू है इसका मान रखो। म्यू का मान कितना होता है ई एच कट अपॉन 4 एम, ई एच कट अपॉन 2 एम होता है। म्यू का जो मान होता है वो कितना होता है, म्यू का मान होता है ई एच कट अपॉन 4 एम, सॉरी 2 एम, ई एच कट अपॉन 2 एम होता है। ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ क्या मैं, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, ई एच अपॉन 4 पाई एम होता है। तो अपने पास ये हो गया ई एच कट, हाँ म्यू का जो मान है ना वो होता है ई एच अपॉन 4 पाई एम, या मान लो ई एच कट बाय 2 एम। ठीक है, एक ही बात है। ये रखा आपने, ये क्या है न्यू है, अगर इसकी जो ओमेगा होगा तो यहाँ क्या आएगा एच कट, वो एच कट इसके डिवाइड में गया तो ओमेगा अपने पास क्या आ गया ई एच कट बी बटा 2 एम, एच कट से एच कट गया तो ओमेगा का मान क्या आ गया ई बी बटा 2 एम आ गया। यहाँ से न्यू निकालो, 2 पाई न्यू होगा यहाँ, है ना, तो 2 पाई इसके डिवाइड में चला जाएगा तो न्यू यहाँ क्या आ जाएगा ई बी अपॉन एम गुणा 2 पाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 पाई एम। तो न्यू का मान कितना आया ई बी बटा 4 पाई एम, इसको आप न्यू बोल दो या क्या बोल दो डेल न्यू। यहां से आरपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, और ये टॉपिक फेवरेट टॉपिक तुम कह सकते हो आरपीएससी का, यहां से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो एनोमलस जीवन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आती है वो इतनी, सॉरी नॉर्मल जीवन में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो तुम्हारे पास कितनी आती है, इतनी आती है। चलें आगे। ठीक है, अच्छा न्यू का मान इतना है, न्यू का मान क्या है इतना है, तो न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, तो न्यू का मान इतना है या डेल न्यू का मान इतना है, तो न्यू का मान रखो सी अपॉन लैम्डा, डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, हालांकि माइनस आएगा तो कोई बात नहीं। और ये क्या हो जाएगा लैम्डा करोगे तो डेल लैम्डा इज इक्वल टू क्या है ई बी अपॉन 4 पाई एम, ये सी इसके डिवाइड में भेज दो अब तो ये क्या होगा एम सी हो जाएगा उधर, तो यहाँ डेल लैम्डा कितना आएगा ई बी अपॉन 4 पाई एम सी इंटू लैम्डा स्क्वायर। ये कहाँ काम आते हैं, ये वहां काम आते हैं जब तुम्हारे पास न्यूमेरिकल आएगा कि नॉर्मल जीमान हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इतना है, ठीक है, लैम्डा इतनी है तो लैम्डा का डिफरेंस बताओ कितना आएगा, वहां ये तुम्हारे पास काम आएगा काफी ज्यादा। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा ही रह ये। ठीक है, 22वीं स्लाइड पे अपने पहुंच चुके हैं और आई थिंक इसकी टोटल जो स्लाइड है वो 30 40 से तो कम कम ही है। ठीक है, अब देखो अपने पास ये क्या है, ये अपने पास नॉर्मल जीमान का एक डायग्राम है जिसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा स्पेक्ट्रम किस तरीके से बन रहा था। ठीक है, ये मैंने खुद अपने हाथों से कारीगरी करके बनाया है और इसके कलर भी अलग अलग यूज किए मैंने, पूरा मैंने ना 5वीं 6वीं क्लास में जो ड्राइंग सीखी थी उसका पूरा यूटिलाइज किया है मैंने। ठीक है, देखो एक है तुम्हारे पास वेट, हम आपके नोट्स खराब नहीं करेंगे, जो काफी मेहनत से मैंने
तुम्हें पता है ये सब है ना, मैंने खुद ने लिखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से लिखवाया है। सब तुम्हें पता भी लग रहा होगा कि ये राइटिंग मेरी पूरी खुद की है। जो अनुराधा मैम लिखती है ना, वो सारी राइटिंग अनुराधा मैम की है। ठीक है, तो रियल पता है तुम्हें हार्डवर्क कहाँ लगता है? हार्डवर्क क्या लगता है, पहले मैंने इनको पूरा पढ़ा, मैंने पूरा नोट्स को पढ़ा, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज पूरी नहीं पढ़ता ना, मेरे को चीजें कनेक्ट नहीं होती। मैंने पूरा पढ़ा इनको, उसके बाद मैंने टाइम लगा के इनको लिखा। और सबसे ज्यादा टाइम लगता है लिखने में, क्यों? पहली बात तो लिखना, दूसरी बात ये सोच सोच के लिखना कि मैं कहीं लेक्चर इतना बड़ा ना कर दूं कि वो क्रैश कोर्स की जगह फुल कोर्स हो जाए। ठीक है, तो वहां ज्यादा टाइम लगता है। वो एक बार बन गया ना, उसके बाद नहीं टाइम लगता। अब ये लेक्चर कितनी देर का होगा? 1.5 घंटे का होगा मान लो। ठीक है, तो इसमें मेहनत कोई 1.5 घंटे की थोड़ी है। 1.5 घंटे से कम 5 गुना मेहनत 1.5 घंटे से पहले लग चुकी है, कम से कम बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, टाइम इसमें लगता है, लेक्चर रिकॉर्ड करने में कोई खास टाइम नहीं लगता। अब ये मैंने लिखा, ये लिखने में मेरे को मान लो तुम 10-15 मिनट गई होंगी, है ना, ये तीर वगैरह मैंने जो भी बनाए। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लग जाएगा? मैक्स टू मैक्स 2 मिनट, है ना। तो ये थोड़ा सा चीजें होती है। आप बनोगे, आप पढ़ना शुरू करोगे, तब आप भी सीखोगे। देखो अपने पास क्या है, 1D2 है ऊपर वाला लेवल। ठीक है, और नीचे वाला लेवल क्या है? 1P1। इसके लिए देखो कंपेयर करो किससे? 2s+1 L जे से कंपेयर करो। ठीक है, तो इसके लिए s इजिकल टू कितना है? 0। इसके लिए s इजिकल टू कितना है? 0, तभी 2s+1 इजिकल टू 1 है। तो s वाला तो सोल्व हो गया। अब l देखो, l इसके लिए कितना है? 2। और इसके लिए l क्या है? तुम्हारे पास 1 है। ठीक है, तो l तुम्हारे पास 1 आ गया, l इजिकल टू क्या आ गया तुम्हारे पास यहाँ पे? 2 आ गया। ठीक है, l जो है इसको डिवाइड करो ml से, ml की तरीके से। ml क्या होता है? माइनस का l से लेकर के प्लस का l तक। तो ये हो जाएगा +2 +1 0 -1 -2। दो था तो 5 लेवल बन गए, ये एक है तो 3 बन जाएंगे, 1 0 -1। अब करने हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन देखो, डेल ml इजिकल टू ट्रांजिशन का रूल है 0, +-1। और ये ध्यान रखना, 0 से 0 ट्रांजिशन नहीं होगा जब तक तुम्हारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एटम है। यहाँ तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, और लगभग तुम्हें ना हमेशा एटम कितना दिया जाएगा, है ना, एक एटम ही इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। ठीक है, एक एटम तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। यहाँ एक एटम वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है ना, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एटम होता तो 0 से 0 ट्रांजिशन नहीं होता। और दूसरी बात, एक इलेक्ट्रॉन एटम अगर ये होता तो इसकी स्पिन होती ना। एक इलेक्ट्रॉन होता तो इसकी क्या होती? स्पिन होती। पर यहाँ इसके पास स्पिन नहीं है, मतलब ये वन इलेक्ट्रॉन एटम नहीं है। अगर वन इलेक्ट्रॉन एटम होता तो ये रूल लगेगा, ये ध्यान रखना। वो बोलेगा तुम्हें कि ये वन इलेक्ट्रॉन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास L इक्वल टू 0 है, L इक्वल टू 2 है, इसके जो लेवल्स है वो बांट लिए। करो ट्रांजिशन, तीन शेप मैंने हमने बना दी। यहाँ हम डेल एम इक्वल टू +1 ला रहे हैं, यहाँ 0 ला रहे हैं, और यहाँ -1 लेके आ रहे हैं। ठीक है, -1 और +1 वाला तुमको सिग्मा देगा। ठीक है, और 0 वाला पाई देगा तुमको। ओके, आ जाओ तुम। ठीक है, 0 वाला देख ले पहले। 0 वाले में क्या होगा? सेम टू सेम, 0 से 0 में करा दो, 1 से 1 में करा दो, और 2 से 2 वाला कोई है ही नहीं, है ना। हाँ, -1 वाला है, -1 से -1 में करा दो। तो ये तीन लाइन देखो आप, ये तीन लाइन मिलके आपको ये 0 वाला देगी। अब क्या करना है? +1, मतलब बाद वाला क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। -2 से -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1। ये तीन टेंशन होंगे जो तुम्हारे पास सिग्मा तुम्हें देंगे। तीसरा, छोटा करना है, 0 से छोटा -1, 1 से छोटा 0, 2 से छोटा 1। तो ये भी इस प्रकार तीन आएंगे। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गए? तुम्हारे पास -1 वाला डेल एमएल का मान, जो -1 है वो सिग्मा कंपोनेंट देगा, और जो +1 है वो भी सिग्मा कंपोनेंट देगा, और जो 0 है वो पाई कंपोनेंट देगा। तो इस तरीके से यहाँ कितने कंपोनेंट रहेंगे? यहाँ अपने पास 3 कंपोनेंट रहेंगे। कितने कंपोनेंट रहेंगे? 3 कंपोनेंट रहेंगे। ओके, चलें आगे, आ जाओ। क्या सीखे यहाँ? यहाँ ये सीखे कि ट्रांजिशन कितना होता? एक। कंपोनेंट कितने में हो गया? 3 में। यही तो है कि जो कंपोनेंट है वो क्या हो गए? डिवाइड हो गए, है ना। चलो आगे, ये आ गया अपना आगे। अब क्या आता है? जिमान अपना हो गया, है ना। जहां जिमान कहाँ हुआ? जिमान यहाँ हुआ कि अपने पास जो है वो स्पिन क्या थी? वहां 0 थी। अच्छा, स्पिन आएगी तो ये क्या होगा? एनोमलस जिमान होगा। अगेन, वीक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, एलएस कपलिंग होनी चाहिए। म्यू एस और म्यू एल दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। ईच लेवल जो है वो 2j+1 में स्प्लिट होगा। अगर एस होता है तो 2s+1 में, जे होता है तो 2j+1 में, एल होता है तो 2l+1 में स्प्लिटिंग होती है। जे विल इंटरेक्ट टू बी, यहाँ इंटरेक्शन कौन करेगा?
तुम्हारे पास इंटरेक्शन करेगा जे बी से। पहले वाले में किसने किया था, जब तुम्हारे पास स्पिन एब्सेंस में थी, है ना, एब्सेंट थी स्पिन, तब तुम्हारे पास, अब तुम्हारे ये जो क्या बोलते हैं इसने एल ने किया था। इस बार कौन करेगा, तुम्हारा जे करेगा, है कि नहीं। चलें आगे, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारे पास सोडियम जो है ना उसकी डी लाइंस है, तो डी वन लाइन ये बनती है, ओके, डी वन लाइन ये बनती है। जब 2p1/2 से लेकर के तुम्हारे पास आता है ये अपने पास इसमें, किसमें, नहीं किसमें आता है, 2p1/2 से लेकर के ये 2s1/2 में आता है, डी वन लाइन बनती है, और 2p3/2 से ये 2s1/2 में आता है, तो तुम्हारे पास कौन सी लाइन बनती है, p2 लाइन बनती है सोडियम की, ठीक है। अब इनकी जो स्प्लिटिंग वगैरह है वो करो, स्प्लिटिंग वगैरह करो, तो ये कितना है, जे कितना है 3/2 है, ठीक है, ये कितना है 1/2 है, तो करो 2l+1 होगा, तो 2l+1 होगा, 4 लेवल बन गई, 4 लेवल बनाओ, -3 +3/2 +1/2 -1/2 और -3/2। इसी तरीके से 1/2 है तो बनाओ +1/2 -1/2, और यहाँ इसके कितना है 1/2 है, +1/2 और ये -1/2, ठीक है। अब करो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का रूल वो रहा, डेल एम जे इज इक्वल टू 0, +-1, ठीक है। इसमें तुम सारे काउंट करना, जीरो करना, 0 से +-1 तक तुम सारे करना, है ना, 0 हो रहा है, +1 हो रहा है, +2 होता है, सारे मैंने करके दिखा रखे हैं, देख लेना। टोटल ट्रांजिशन कितने बनेंगे, 10 ट्रांजिशन बनेंगे, उसमें कितने बन रहे थे, 3 बन रहे थे, ठीक है। ये थोड़ा सा तुम देख सकते हो, है ना, ये मैंने लिख दिया ताकि तुम इसको पढ़ लोगे तो तुम्हें थोड़ा याद रहेगा, और प्रॉपर ट्रांजिशन करके मैंने दर्शा भी रखे। अब मैं ये बोल के बताऊं कि 3/2 से लेकर के 1/2 में जाएगा, तो ये बाद वाला कम है तो -1 आएगा, ठीक है, -1 वाला फॉलो हुआ है। या आप देखो 1/2 से ये जा रहा है किसमें, -1/2 में, +1 वाला फॉलो हुआ है, ठीक है। इस तरीके से सारे ये फॉलो किए मैंने, जितने में से फॉलो किए, है ना, तो 10 बने हैं, 10 ही बनेंगे इसमें, ऐसा नहीं कि मैंने कम ज्यादा बना दिए। चलें आगे, और इसकी ट्रिक है, वो ट्रिक आ गई क्या, हाँ ट्रिक आ गई। ये ट्रिक अगर तुम्हें बता दी जाए तो तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो तुमने कंपोनेंट वाली, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आएगा। देखो, नॉर्मल जीमान अगर है ना, नॉर्मल जीमान अगर है तो स्पेक्ट्रल लाइन 3 बनेगी, जिसमें सिग्मा होंगे 2 और पाई होंगे 1, रेशियो पूछ लिया जाए 2:1, ठीक है। अब देखो, एनोमलस जीमान की बात कर रहे हैं, किसकी, एनोमलस की, किसमें, जिसमें एस जीरो नहीं है, जे की बात होगी, जे यहाँ क्या है, मेन है, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन पाई क्या है अपने पास, सिग्मा अपॉन पाई है, ठीक है। तो सिग्मा और पाई का रेशियो देख रहे हैं तो वो होगा 2j1 + j2 डिवाइड बाय 2j1 + 1, ओके। तो ये कब है, जब ऊपर वाला लेवल अपने j2 माना है और नीचे वाला क्या माना है, j1 माना है, ठीक है। जैसे पिछले वाला था ना, तो तुम ये रूल उसमें भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ 2j1 + j2 बटा 2j1 + 1, एक तो ये है। दूसरा क्या है, सिग्मा बटा पाई 2j1 + j2 डिवाइड बाय 2j1 + 1, ठीक है। एक ये है कि रेशियो ये हो सकता है, या रेशियो ये हो सकता है। अच्छा, दोनों रूल अलग अलग हैं, लगते कम है, वो देखो, लगते कम है, जब या तो J1 J2 के बराबर ना हो तो ये रूल लगेगा, या J1 J2 के बराबर हो पर इंटीग्रल ना हो तो ये रूल लगेगा। मतलब J1 और J2 को इक्वल होना पड़ेगा और इंटीजर होना पड़ेगा, समझे क्या। अगर दोनों 3/2 ना, 3/2 और नहीं लगेगा, नीचे वाला ऊपर वाला लगेगा, क्यों, इक्वल है पर इंटीजर नहीं है, तो इक्वल भी हो और इंटीजर भी हो तो तुम्हारे पास एक्सेप्शनल केस आता है, और क्या लगता है, नीचे वाला लगता है, और क्या लगता है, नीचे वाला लगता है। अब टोटल लाइंस निकालनी हो तो जोड़ दो, 2j1 + 2j1 तो 4j1, 2j2 तो ये हो जाएगा 2j2 + 1, ठीक है। टोटल कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे, 2j1 + 2j1 कितने हो गए, 4j1 2j2, ठीक है, 2j2 ये हो गए, तो ये इतने कंपोनेंट हो गए। मतलब ऊपर वाले में एक एक्स्ट्रा है, तो एक कम कब होगा, एक कम तभी होगा जब तुम्हारे पास क्या हो, ये कंडीशन हो, दोनों इक्वल करो, J1 और J2 दोनों इक्वल होनी चाहिए, प्लस इंटीजर, और रूल प्लस में, प्लस में रूल क्या है, J1 J2 इंटीजर हो और इक्वल हो, तुम्हारे पास ये रूल लगेगा, अदरवाइज हमेशा ऊपर वाला ही रूल लगेगा, ठीक है। मूव अहेड, चलते हैं आगे।
इसके बाद ये तुम्हारे पास जो एटॉमिक के दो पार्ट होते हैं, एक होती है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक होती है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ तुम्हारी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। और इसमें लगभग आप कह दो 45 मिनट नहीं, 55 मिनट मुझे अब तक इस लेक्चर में लग चुकी है। ठीक है, 5 मिनट का शुरू में मैंने जो प्रमोशन किया था, तो उसके लग गए अपने लगभग, मान लो आप ये 1 घंटा हो चुका है अपने को। और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग आधी घंटा इसमें और लग जाएगा। क्या 30 मिनट तुम इसमें और मान लो, कितनी स्लाइड्स और रह गई। आराम से करेंगे अपने, कोई जल्दबाजी नहीं। जब इतना काम किया है तो बढ़िया से करेंगे, जल्दबाजी में क्यों करेंगे, है ना। 26 पे अपने लगभग 38 है, 26 पे है, 38 है, 12 बची है, 24 हमने कर ली। तो लगभग हमने को उतना ही टाइम अपने बोले तो 30 मिनट के लगभग टाइम और लगना चाहिए। और इसमें कुछ है भी नहीं इतना खास, वो थोड़ा सा उसमें था चीजें याद रखने वाली है, तो इजी है। मॉलिक्यूलर इजी होती है एटॉमिक से हमेशा। ये आ गई आ गई आ गई, है ना। कहाँ गया अपना वो तीर, ये रहा अपना तीर। इसको कहाँ रखें, जगह ही नहीं बची। यहाँ रख दें क्या, यहाँ तो जगह नहीं है, नीचे रख देते हैं, फिर इसको ऊपर रख देंगे। ओके ठीक है। आ जाओ, देखो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में सबसे पहले देखो कि जो स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है, जो तुमने 8th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, ईएमडब्ल्यू स्पेक्ट्रम पढ़ा था, वही वाला है ये। ठीक है, इसमें जो स्पेक्ट्रम की रेंज होती है ना, वो अलग अलग होती है। ओके, इसमें तुम्हारे पास यूवी भी होगा, विजिबल भी होगा, आईआर भी होगा, रेडियो भी होगा, माइक्रो भी होगा, एक्सरे भी होगा, गामा रे भी होगा, है कि नहीं, सारे होंगे तुम्हारे पास, है ना। ठीक, तो वो कौन सी रेंज में होते हैं देख लो, वो मैं लिख दिया, तुम ये देख लेना। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, प्लस यूवी, एक्सरे और गामा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज ये होती है, सॉरी हाँ, फ्रीक्वेंसी रेंज ये होती है, एनर्जी रेंज ये होती है। फ्रीक्वेंसी ये, एनर्जी इस तरह के सारी लिखी हुई है। और यहाँ लेमडा है तुम्हारे पास, लेमडा की रेंज क्या होती है। ठीक है, और एप्लीकेशन या इनमें कौन सा स्पेक्ट्रा पाया जाता है, तो देखो इसमें जो तुम्हें देखने की जरूरत है, ठीक है, रेडियो जो है ना, इसमें पाया जाता है कौन सा, एनएमआर स्पेक्ट्रम। कौन सा, एनएमआर और ईएसआर। इलेक्ट्रॉन, एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। कौन सा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक, नहीं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं सर इसको, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। ईएसआर, एनएमआर कहां पाया जाएगा, एनएमआर वहां पाया जाएगा जहां ओड नंबर ऑफ पी या एन हो। ये न्यूक्लियर वाला है ना, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, जहां तुम्हारे पास पी या एन जो है ना, उनमें से कोई भी एक क्या होना चाहिए, अपने पास ओड होना चाहिए। जैसे कि मतलब मान लो सोडियम है, सोडियम मान लेते हैं 11, सोडियम 23 है। ठीक है, तो 11 अपने पास हो गए उसमें प्रोटॉन, और 12 कौन हो गए, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन कितने, 11, तो ये हो जाएगा या तो दोनों ओड हो या कोई एक ओड हो, तो नंबर तुम्हारा मिल जाता है। इसी प्रकार अगर तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के अंदर, तो उसके पास तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, ईएसआर मिल जाएगा। तो ये रेडियो वाला है। ठीक है, अगला क्या है, माइक्रो। माइक्रो का जो तुम्हारे पास माइक्रो जो रीजन है, उसके अंदर कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रम तुम्हें मिलेगा। 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप तुम्हें इसमें मिलेगा। ठीक है, इंफ्रारेड जो है तुम्हारे पास, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो है, ठीक है, ये अपने पास है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा जो है ना, वो तुम्हारे पास है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन के अंदर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है। ये अपने को अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं दोबारा देखो इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ तुम्हें, ये वाला तो तुम कर लेना या देख लेना। रेडियो मतलब एनएमआर, ईएसआर। एनएमआर मतलब ओड नंबर ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियन। ठीक है, नहीं गलत बोल गया, ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ऐसे याद रखो, ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियर बोलूंगा दोनों आ जाएंगे उसमें, है ना। ईएसआर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन तुम्हें कहीं ना कहीं बच जाए, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रेडियो वाला स्पेक्ट्रम तुम्हें मिल सकता है, ईएसआर तुम्हें मिल सकता है। माइक्रो, माइक्रोवेव रीजन के अंदर मिलता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो मिलता है, उसका जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। इंफ्रारेड जो आईआर है, ये होता है वाइब्रेशनल के अंदर, जिसके अंदर एनर्जी गैप जो है वो कितना होता है, 10⁻⁻⁰ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये देख लो, ये देख लो, 10⁻⁻3। ठीक है, विजिबल और यूवी है, ये तुम्हारे पास
इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, ठीक है, 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। एक्सरे है तो ये होता है इंटरनल कन्वर्जन से, ठीक है, और गामा रे है वो होता है रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियन से, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज करेंगे अपनी जगह तो एक्सरे मिलेगा, और जो न्यूक्लियन के अंदर जब रीअरेंजमेंट होगा तो तुम्हें गामा रे मिलेगा, ठीक है। ये तुम्हारा थोड़ा सा स्टार्ट थी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, इसकी शुरुआत में तुम्हें बहुत सारा याद रखना पड़ गया। आगे चले, आ जाओ। अब आता है अपने पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा माइक्रोवेव रीजन में मिलेगा, ठीक है, और इसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू होती है वो होती है ई जे इजिकल टू जे स्क्वायर बाय 2 आई, जहां जे जो है इसकी आइगन वैल्यू होती है जे जे प्लस वन, जे स्क्वायर की आइगन वैल्यू होती है जे जे प्लस वन स्क्वायर बाय का 2 आई, ठीक है। और जो तुम्हारे पास एच कट है इसका मान एच बाई 2 पाई होता है, वो अगर मान रखो तो ये हो जाएगा जे जे प्लस वन एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई, ओके। अच्छा, अब आ जाओ जहां जे क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर है, ठीक है, और अगर रोटेशनल क्वांटम नंबर है वो ये सारे हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो जे इज इक्वल टू 0 अगर तुम पुट कर दो, ठीक है, मतलब कोई रोटेशन हो ही नहीं रही, तो ई जीरो क्या आ जाएगा, जो पहला एनर्जी आएगी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जे जीरो रखोगे तो यहाँ 0, ये पूरा 0 हो गया, ठीक है, ये हो गया अपने पास ई जीरो। इससे जस्ट पहली नॉन जीरो अपने पास एनर्जी आइगन वैल्यू कैसी आएगी, जे इज इक्वल टू 1 रख दो, 1 रखोगे तो 1 इंटू 2, ओके, और 2 काटेगा 8 को तो 4 बचेगा, तो एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर आई, ये है इवन, ओके। इसी तरीके से तुम आगे जाकर ज्ञात करोगे तो ये तुम्हें ये मिलेंगे, 6 इवन मिलेगा, ये 3 इवन मिलेगा। एक चीज ऑब्जर्व करो, डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस था, ये देखो ये 0 है, और ये अपने पास इवन है, कितने का डिफरेंस है, एक का, ठीक है, और इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, तुम्हारे पास देखो इसमें और इसमें एक इवन का डिफरेंस है, इसमें इसमें 2 इवन का डिफरेंस है, और इसमें इसमें 3 इवन का डिफरेंस है, तो डिफरेंस जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये भी बात याद रख सकते हो कि जैसे जैसे तुम्हारा जे बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। ये देखो ये 0 था, ये इवन था, ये 3 इवन था, ये 6 इवन था, गैप कितना है, इवन कितना है, 2 इवन, इधर कितना है, 3 इवन, तो ये गैप जो है वो भी बढ़ता है। अच्छा, यहाँ एक जो बात आई है क्या, कि इसमें सर आपने आई लिखा है, तो आई क्या होता है, आई होता है तुम्हारे पास जड़त्वा गुण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बोलते हैं, इसका मान होता है म्यू इंटू आर स्क्वायर। आर क्या होता है, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अच्छा, जो म्यू है, म्यू जो है वो होता है m1 m2 बटा m1 प्लस m2, ये है रिड्यूस मास, ठीक है, दो मास वाले सिस्टम को एक मास में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। चलें आगे, ये था अपने पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा, थोड़ा एनर्जी आएगी वैल्यू है, अभी और चीजें आएगी, देखो ये आ गया तुम्हारे पास। तो तुम क्या करो, डेल ई निकालो, क्या करो, डेल ई निकालो, डेल ई निकालो मतलब, डेल ई निकालो मतलब ई जे प्लस वन माइनस का ई जे निकालो, ठीक है, तो वो इतना आएगा, इतना आएगा, ठीक है, ये मान रखते हो तो डेल ई अगर निकालो तुम तो डेल ई तुम्हारे पास कितना आता है, सोल्व करने के बाद वो आएगा एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आई इंटू जे प्लस वन, ठीक है, ये आ गया। यहां से देखो डेल ई जो है वो प्रोपोर्शनल है जे प्लस वन के, और अपने को पता है जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं जे का मान बढ़ रहा है तो डेल ई भी क्या होगा, बढ़ेगा, यही तो बात कह रहा हूं मैं, ठीक है। और ये कौन सा चल रहा है अपने पास, रोटेशनल चल रहा है, तो रोटेशनल में जो गैप होता है वो कितना होता है, 10 की घात माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। और यहाँ जो जे लिखा है ना वो लोअर वाला है, मतलब ऐसे लिए हमने लिए, ये जे है तो ये क्या होगा, जे प्लस वन होगा, ठीक है। कहीं तो ऊपर वाले को जे मान लो तो ये जे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जे माइनस वन, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। और ये जो अपने पास इसकी जो एनर्जी रेंज होती है वो कितनी होती है, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मत कर देना, सिस्टम घुमा दोगे तुम, घुमाना ये पेपर में घुमाना है लेकिन यहाँ नहीं घुमाना, अभी थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, अब जो रोटेशनल है वो मिलता किसके पास है, कौन से एटॉमिक एटम्स है जो अपने को रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे, तो ऐसे सारे एटम जिनके लिए जो डायपोल मोमेंट है, जिनके लिए जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है, नॉन जीरो है, वो क्या शो करेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे, और जिनके लिए डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है, वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे। एग्जांपल दो सर, हमें कैसे पता ये वाला है ये वाला है, तो देखो जिसके लिए P नॉन जीरो है, P जीरो नहीं है, डायपोल मोमेंट है उसके पास, तो वो कौन सा है, HCl है, HF है और KCl है। P इक्वल टू जीरो किन के लिए, H2 के लिए जीरो है, CO2 के लिए जीरो है, CH4 के लिए, N2 के लिए जीरो और O2 के लिए जीरो है, ठीक है। अच्छा, देखो क्या, ये देखो आप कि जो तुम्हारे पास
एनर्जी लेवल थे ईजे जो था तुम्हारे पास है ना, जे प्लस वन एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय वाई जो था, ठीक है। होता क्या है, अपने एनर्जी के अंदर डील नहीं करते हर बार, कई बार अपने क्या करते हैं, वेव नंबर में डील करते हैं। अच्छा, एनर्जी में डील क्यों नहीं कर रहे? एनर्जी में डील इसलिए नहीं कर रहे, कई बार क्या होता है, वेव एनर्जी को और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना ग्राफ के ऊपर, अगर उनकी वैल्यूज वगैरह ज्यादा होती है तो इनको रिप्रेजेंट करना क्या होता है, टफ होता है। तो अपने क्या करते हैं, अपने चलते हैं वन बाय लैम्डा की तरफ, है ना, वेव नंबर की तरफ। वेव नंबर में इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक तरीका ये भी है चीजों को रिप्रेजेंट करने का कि अपने किस में चले, वेव नंबर कॉन्सेप्ट की तरफ चले, ठीक है। वेव नंबर की तरफ कैसे पहुंचोगे आप, जो तुम्हारे पास एनर्जी आएगी वैल्यू आ रही है ना, उसमें आप एच सी का भाग दे दो। कितने का भाग दे दो, एच सी का भाग आप दे दो, ठीक है। तो एच सी का भाग दोगे तो जो एनर्जी लेवल था, ठीक है, उसमें एच सी का भाग दो, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा एच जे प्लस वन डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर आई सी, ठीक है। ये वेव नंबर के अंदर तुम्हारे एनर्जी आइगन वैल्यूज आ गई, किसकी, रोटेशनल लेवल्स की। चलें आगे, ठीक है, चलते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, एफ जे जो आया है, ठीक है, एफ का मान जो भी आया है, उसके अंदर जे प्लस वन के अलावा जो भी बच गया उसको नाम दे दिया हमने बी, और बी क्या होता है, रोटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसका मान होता है एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। अरे तुम देख भी सकते हो, अरे तुम देख भी सकते हो, ये देखो आप, क्या, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, यही तो है तुम्हारा क्या, बी, है ना, रोटेशनल कांस्टेंट। मैं तो पैन ऊपर नीचे करने में ही पागल हो जाऊंगा, है ना। चले, आ जाओ। हाँ, है ना, ये रोटेशनल कांस्टेंट है तुम्हारे पास, बी है। अब एक बात देखो, बी है तो क्या करें, बी है तो देखो तुम्हें, है ना, क्वेश्चन कैसे आएगा, बी गिवन होगा। अगर बी गिवन है तो उससे आई का पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी सारे कांस्टेंट है। अगर आई पता चल गया और म्यू दिया है तो फिर आर निकाल लोगे, आर दिया है तो म्यू निकालेंगे, ऐसे कैसे, आई पता चल गया तो आई क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर होता है। और यहाँ से एक चीज ध्यान रखना कि जो तुम्हारे पास बी है वो डिस्प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। तो अगर आइसोटोप रिप्लेस करते हो आप, कोई एटम है उसकी जगह आपने उसके आइसोटोप को रिप्लेस कर दिया, मतलब 1h1 प्रोटियम की जगह ड्यूटेरियम डाल दिया, 1h2 डाल दिया, ठीक है, तो मास क्या हो गया, बढ़ गया। मास बढ़ गया तो तुम्हारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी बढ़ गया, वो बढ़ गया तो बी घट गया, बी घटा, बी घटा तो एनर्जी लेवल्स घट गए, एनर्जी लेवल्स घट गए, ठीक है। तो जैसे स्पेक्ट्रम तुम्हें पहले ऐसे मिल रहा था ना, अब वो थोड़ा सा कैसे मिलेगा, हल्का सा डाउन मिलेगा। इसका डायग्राम भी बनाया है मैंने, आगे देखना, तो मुझे याद आगे चलते फिरते तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखो सिलेक्शन रूल क्या है, ठीक है, जब तुम ये बना लोगे इतना कुछ, तो इसका सिलेक्शन रूल क्या है, डेल जे इक्वल टू प्लस माइनस वन है, पहली बात। दूसरी बात, इस ये किस फॉर्मेट में है, इसका यूनिट क्या है तुम्हारे पास, एफ जे का यूनिट है मीटर इनवर्स, ठीक है ना, अगर तुम ऐसा ही में चल रहे हो, वरना सेंटीमीटर इनवर्स में भी यूज ले सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर तुम्हें इससे कहाँ जाना है, एनर्जी फॉर्मेट में जाना है, तो किसका भाग दिया था, एच सी का, तो इसको किसको गुणा कर दो, एच सी को, एच सी को गुणा कर दो, तो तुम्हारे पास ई आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन रूल तुमने देख लिए, डेल जे इक्वल टू कितना है, प्लस माइनस वन है, वो तुम्हारे पास सिलेक्शन रूल है। तो यहाँ तुम्हारे पास सिलेक्ट मतलब ऊपर नीचे ही जा सकता है वो, एक नीचे। तो एफ जे प्लस वन माइनस का एफ जे, ठीक है। अगर तुम ये गैप निकालो तो ये भी आता है टू बी जे प्लस वन, सेम ही तो है ये वाला एनर्जी वाले का, वो भी प्रोपोर्शनल आया था जे प्लस वन के, ये भी प्रोपोर्शनल आ रहा है जे प्लस वन के, ठीक है, सेम का सेम ही है। ये तो ऐसे लिख दिया मैंने, वो भी याद है तो उसमें एच सी का भाग दे दोगे तो वेव नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लो आ जाओ, आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। आइसोटोपिक इफेक्ट आएगा, ठीक है, द्रव्यमान बढ़ा तो आई बढ़ेगा तो बी घटेगा, तो गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखो थोड़ा तो नीचे आ गए, ऐसे याद रखो पहली बात, ठीक है। और मैं कहा था, मैं यहाँ था कि वेव नंबर फॉर्मेट में जब आप 0 से 1 पे जाओगे, ठीक है, यहाँ देखो आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से, अगर देखो जे का मान जो गैप है वो देखो, जो आप गैप है ना उसको देख लो, सिर्फ जे का मान 0 रखोगे तो बी, जे का मान 1 रखोगे तो 2 × 2 4 बी, मतलब गैप देखो कैसे आ रहा है, 2 बी 4 बी 6 बी 8 बी, इस तरीके से तुम्हारा जो गैप है वो आ रहा है, ठीक, मतलब लेवल्स जो है वो इस तरीके से आ रहे हैं। तो ये देखो कितना आया, 0 2 बी 6 बी, डिफरेंस आएगा, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस,
6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस। और वो तुम शुरू वाले चले सकते हो J+1, ठीक है। वहां से भी तुम बी में आना चाहो तो बात कर दो HC का, तो वो भी तुम्हारे पास ऐसे लेवल आ जाएंगे 0 2B 6B। अरे देख सकते हो ये डिफरेंस निकाल दिया इसने, ठीक है। तो ये 2B आया, अगला डिफरेंस 4B आया, ठीक है। इसी तरीके से अगला डिफरेंस जो आएगा वो 6B आएगा, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंस है। सेपरेशन, सेपरेशन मतलब अब ट्रांजिशन देखो, अब ट्रांजिशन सारे के सारे कहां से दर्शाए हुए हैं, ग्राउंड स्टेट से। ट्रांजिशन सारे के सारे ग्राउंड स्टेट से रोटेशनल में इसलिए दर्शाए गए हैं क्योंकि सारे के सारे रूम टेम्परेचर के ऊपर जो सारे एटम्स तुम्हारे पास है वो ग्राउंड स्टेट में होंगे, J इक्वल टू 0 स्टेट में होंगे, ठीक है। तो ये यहां से यहां जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये यहाँ पहुंच गया तो ये यहाँ जाएगा, या ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसमें गैप कितना का आया, 2B का, इसमें 4B का, इसमें 6B का। तो कैसे दिखाओगे, 0 2B 4B 6B 8B 10B। तो यहाँ जो स्पेक्ट्रम लाइंस होती है, ठीक है, रोटेशनल के अंदर, उसमें गैप कितने का आता है, 2B का, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें डिफरेंस दिया गया है 2B तुम्हें दिया गया है, तो वहां से B आ जाएगा, B आ गया तो वहां से I आ जाएगा, I आ गया तो म्यू है तो R आ जाएगा, और R है तो म्यू आ जाएगा, ठीक है। वहां से I और इनके रिलेशन जो है वो पता चल जाएगी। इसलिए यहाँ देखो ये बात लिखी गई है क्या, कि जो सेपरेशन है अपने पास वो कितने की आती है, 2B की आती है। अब आता है आइसोटोपिक इफेक्ट, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था। और ये कैसा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। कैसा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, मतलब ये एनर्जी ले लेके जाता है, ठीक है। यहाँ डिफरेंस कितने कितने का है, 2B का है। यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा अगर आइसोटोपिक इफेक्ट लगा दे तो वो आएगा 2B डैश का। ये कैसे चेंज होगा, मैंने तो बता दिया। बी प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के, और आई क्या होता है प्रोपोर्शनल, बी प्रोपोर्शनल होता है 1/i के, और आई जो है वो प्रोपोर्शनल होता है म्यू आर स्क्वायर के, ठीक है। चलें आगे। अब आता है रोटेशनल पढ़ लिया, तो अब आता है अपने पास वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। और वाइब्रेशन के अंदर अपने सिंपली क्या करते हैं, वाइब्रेशन अपने पास इंफ्रारेड रेंज में आता है, ओके। और इसका जो एनर्जी गैप है वो 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इसमें इसके लिए ये कहाँ पाया जाएगा, जहां तुम्हारे पास पी क्या हो, नॉन जीरो हो, प्लस हेट्रो हो। हेट्रो मतलब Cl, दोनों एटम्स जो है वो अलग अलग, ठीक है। वहां तुम्हारे पास क्या पाया जाएगा, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम पाया जाएगा। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए हम इसको सिंपली क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेटर मॉडल इसका लेके चलते हैं। और इसके पाए जाने के लिए तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो 500 से 700 केल्विन होना चाहिए, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक कंसिडर लेके चलोगे, v का मान जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और सेम ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ तुम्हें, म्यू इस तरीके से निकालते हैं। अगर म्यू तुम्हारे पास आ गया और तुम हार्मोनिक ऑसिलेटर लेके चल रहे हो, तो वहां जो फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, ये कहाँ से आ जाएगी, ये आ जाएगी m ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो m तुम्हारे पास यहाँ से होगा, ओमेगा यहाँ से आ जाएगा, तो तुम फोर्स कांस्टेंट बता सकते हो, ठीक है। ऐसे है ये, ओके। टर्म वैल्यूज के अंदर इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये थी तुम्हारे पास क्या, एनर्जी आइगन वैल्यू किसकी, वाइब्रेशनल की, है ना, वाइब्रेशनल लेवल्स की। टर्म में कैसे आ जाएगी, टर्म वैल्यूज में कैसे आ जाएगी, एचसी के भाग देने पे, मीटर यूनिवर्स वाले में कैसे आ जाएगी, एचसी के भाग देके। इसमें एचसी के भाग दो, कट ओमेगा नॉट डिवाइड बाय एचसी, वी प्लस 1/2। ये है ऐसे कैसे रह गए, ये ऐसे बन गया। ये ऐसा कैसे बनना, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो तुम, एच न्यू नॉट, तो एच से एच गया, न्यू नॉट बाय सी, न्यू नॉट बाय सी। और न्यू नॉट क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। न्यू से न्यू क्या क्या बचा, वन अपॉन लेमडा नॉट, इसको लिख दिया इन्होंने न्यू नॉट बार, ठीक है। ये मैंने स्टेप स्किप किए हैं ताकि ये क्रैश कोर्स ही रहे, फुल कोर्स ना बन जाए, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गए, वाइब्रेशन लेवल हो गए अपने पास किसके अंदर, टर्म वैल्यूज के अंदर, ठीक है। ये अपने पास क्या है, डेल्टा जीवी है, मतलब जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, वाइब्रेशन लेवल्स जो है ना, इसके अंदर अपने पास एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा वो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये ऊपर वाला लेवल क्या हो जाएगा, v+1, ठीक है। नीचे वाला ये खुद कौन सा है, v+1/2 वाला, ठीक है। ये इतना ही डिफरेंस निकालोगे तो आएगा न्यू नोट बार, न्यू नोट बार, ठीक है। और सब के अंदर ये न्यू नोट बार ही आएगा, है ना। चले आगे। तो ये क्या आया, ये क्या है अपने पास, एनर्जी डिफरेंस आ गया। क्या आ गया, एनर्जी डिफरेंस आ गया, जो जस्ट जो लेवल ऊपर है उससे, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी डिफरेंस कितना रहेगा, कितना रहेगा, ठीक है। तो इसमें इक्वी डिस्टेंट है, जिस प्रकार उनमें वो सेपरेशन वगैरह घट बढ़ रही थी ना, यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है, इक्वी डिस्टेंट है, ये देखो सबके अंदर क्या है, इक्वी डिस्टेंट है, ओके। अच्छा, ठीक है।
तो यहाँ इक्विडिस्टेंट है जिसकी एनर्जी डिफरेंस का मान इतना है। यहाँ सिलेक्शन रूल जो है वो लगता है डेल वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। कितना लगता है? प्लस माइनस वन। प्लस वन, प्लस वन है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, माइनस वन है इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है। और के इज इक्वल टू क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर है। ओके, तो ये ओमेगा आ गया। यहाँ से तुम देख सकते हो कि म्यू बढ़ाओ घटाओ तो क्या होगा, ये सारा देख सकते हो। म्यू घटाओगे, म्यू बढ़ाओगे तो म्यू बढ़ेगा, म्यू बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो वीडा से। सारे रिलेशन है, तुम ये देख सकते हो, इसमें कुछ खास बताने वाला नहीं है। प्लस वन एब्जॉर्प्शन है, माइनस वन इमिशन है। कंसिस्टेंस ऑफ वन लाइन ओनली। अब देखो, इसमें चाहिए इसमें जाए, चाहिए इसमें जाए, चाहिए इसमें जाए, चाहिए इसमें, डिफरेंस तो इतने का ही है ना, डिफरेंस तो इतने का ही है कि नहीं? ठीक है। तो ये अगर ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? इमिशन है। ये ऐसे जा रहा है तो ये एब्जॉर्प्शन है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन आएगी सारी की सारी, है ना, क्योंकि ये क्या है? इक्वल है। पिछले वाले में अलग लगा रही थी, तो यहाँ सिर्फ एक ही लाइन तुम्हें मिलती है। कंसिस्ट ऑफ वन लाइन ओनली फ्रॉम स्पेक्ट्रा। ठीक है, अगर तुमको पता चल जाए न्यू नोट बार तो इसे तुम के निकाल सकते हो। ये रिलेशन वगैरह जो है, ओमेगा निकल जाएगा। ओमेगा, ओमेगा तुम्हारे पास क्या होता है? टू पाई न्यू होता है। न्यू इजिकल टू सी बाय लेमडा होता है, वन अपॉन लेमडा होता है, वो न्यू नोट बार होता है। तो ये रिलेशन वगैरह यूज करके तुम जो भी चीजें तुम्हें कैलकुलेट करनी हो तुम निकाल सकते हो। चलें थोड़ा और आगे। अब क्या है? एन हार्मोनिक कॉन्सिडरेशन। अभी तक हमने जो पढ़ा ना, हमने ये माना कि जो वाइब्रेशन लेवल जो है वो हार्मोनिक तरीके से होते हैं। ठीक है, एन हार्मोनिसिटी हमने कंसिडर नहीं की, और मुझे नहीं लगता एर हार्मोनिसिटी कंसिडरेशन से तुम्हारे कोई क्वेश्चन आएगा। फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। इसमें क्या करते हैं हमने, वो जो था ना उसके साथ एक नई चीज ऐड की है। ये तो था ही, न्यू ई बार तो था ही, एक्स ई ऐड कर दिया। यहाँ जो एक्स ई को एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इसको पूरे को ही बोल देते हैं। दोनों को ही बोलते हैं, वो आपको है ना इसके मात्रक से चेंज करना पड़ेगा, यूनिट से चेक करना पड़ेगा। अगर मीटर इनवर्स में है तो ये है, इस पूरे को बोला है। अगर मीटर इनवर्स में नहीं है तो इसको बोला है। वो आपको इसकी जो यूनिट दी गई होगी उससे आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो अपने क्या। हाँ, और ये क्या हो जाता है? इधर इसका स्क्वायर हो जाता है और ये इससे घटा है। एनर्जी लेवल जो है वो इस तरीके से होते हैं वेव नंबर फॉर्मेट के अंदर। अगर आप क्या करते हो, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट मानते हो। एन हार्मोनिसिटी का मतलब क्या समझे आप? एन हार्मोनिसिटी का मतलब ये समझे आप कि जो इलास्टिसिटी है ना, ठीक है, मतलब जो आप कैसा कहाँ लगता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन वगैरह, स्प्रिंग है उसमें, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसमें के साथ वैसे ही है। वो डीके भी तो होता है, उसकी इलास्टिसिटी डीके भी तो होती है, वो हर बार सेम गैप पे थोड़ी जाती है। तो वहां तुम्हारे पास क्या आता है? एन हार्मोनिसिटी आता है। ठीक है, तो ये इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसको एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना 99% चांस है इसको भी बोलेंगे। ठीक है, वी का मान तुम्हारे पास इतना होता है 0 1 2 3। सिलेक्शन रूल तुम्हारे पास ये होते हैं, निकाल लो। जी जीरो निकाल, जी वन निकाल लो, वी के मान रख के निकाल लोगे तो ये तुम्हारे पास आएंगे। अब निकालो गैप, जी जीरो से जी वन का गैप कितना है? कितना है? जी जीरो से जी टू का गैप कितना है? कितना है? जी जीरो से जी थ्री का गैप कितना है? एक मिनट रुकना। ये गैप मैंने गलत लिख दिया क्या? गैप मैंने गलत लिख दिया, मुझे थोड़ा सा ऐसा आइडिया हो रहा है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी नोट्स मैंने कहा है, उसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया अभी तक तो नहीं है। देखता हूँ, रुको एक मिनट। स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक मिनट। बुक में होगा ना, सी बीच में होना चाहिए, देखता हूँ।
हाँ ये ना थोड़ा सा गैप, ये गलती कर दी है, ये गलती की है। देखो कि इससे इसका जब आप डिफरेंस निकालोगे ना, ठीक है, तो 5 में से बन गया 4, 4 में 2 गया 2, तो ये आएगा डिफरेंस 2 का, और ये यहाँ आ जाएगा 3 का। है ना? तो ये मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ इसको, रुको अभी सही कर देते हैं अपने, ठीक है? तुम्हें नोट्स मिलेंगे ना, उसमें सही होगा, मैं कर देता हूँ अभी सही। अब आ गया मुझे याद, इरेजर लाओ। पहली बात तो इसको ही काटना है ओनली। बाकी अपना सब ओके है, ये हो जाएगा सही है, ये एक ही होगा ना इसका, इसका और इसका डिफरेंस एक ही होगा, और इसका और इसका 2 होगा, ये लो, और ये 6 का हो जाएगा, इसका और इसका 3 का होगा, ठीक है? तो 49 में से एक गए, तो 48, 48/4, 16 तीर 12 आएगा, 12 तीर 48, 12 चौक 48, है ना? 12 आएगा। अब 3 न्यू भी कॉमन लोगे तो ये आएगा 3 चौके 12, तो यहाँ आएगा 4 न्यू ई बार एक्स ई, ठीक है? यहाँ 2 कॉमन लोगे तो ये आएगा 3 न्यू ई बार एक्स ई, और यहाँ न्यू ई आया तो ये आएगा न्यू ई बार 2 एक्स ई, ठीक है? ये अपने पास कुछ है। अब देखो, देखो अपने पास क्या है कि G0 का मान आएगा इतना, G1 का आएगा इतना, G2 का आएगा इतना, और G3 का आएगा इतना, ठीक है? अब जो डिफरेंस है तुम्हारे पास G0 से G1 का जो डिफरेंस है वो इतना है, G0 से G2 का डिफरेंस इतना है, G0 से इसका डिफरेंस जो है इतना है। इन तीनों में जो तुम डिफरेंस देखो तो वहां सिर्फ न्यू ई बार का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ सिर्फ न्यू ई बार का डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है? तो वो देखो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिफरेंस धीरे धीरे घट रहा है। ये बात तुम थोड़ी सी समझो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, देखो कि इसमें से जितना घटाना, इससे उससे ज्यादा घटा है। 2 है तो 4 घटता, तो 4 से ज्यादा घटा है ना? ये 2 था, ये तीसरा था, तो 2 ये 6 घटता, तो उससे ज्यादा घट गया, ठीक है? धीरे धीरे लेवल्स क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये इसका जो है वो डिफरेंस घटता हुआ का डायग्राम है, ठीक है? लास्ट में जाके तुम्हें यहाँ मिल जाएगी क्या, कंटेनम। अच्छा, और मैंने सिर्फ इसकी बात ही क्यों की कि इससे इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, क्यों? क्योंकि एट रूम टेम्परेचर पे सारे ही तुम्हारे पास ऑलमोस्ट कहाँ होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, हाईली ऑक्यूपाइड होती है, समझ गए? इसलिए ये 0 से चले हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखो क्या होता है कि जब रोटेशनल और वाइब्रेशन दो है ना, दोनों कंबाइन होंगे तब तुम्हारे पास जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो मिलेगा रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, ठीक है? इसमें रोटेशनल वाले की आइगन वैल्यू आ गई, और अगर वाइब्रेशनल वाले की यूज कर रहे हैं हम, तो अपने करेंगे कौन सी, हार्मोनिक कंसिडरेशन वाली, हार्मोनिक वाला यूज करेंगे, एन हार्मोनिसिटी कंसिडर नहीं करेंगे वरना और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ईजे थोड़ा ये आ जाएगा, वेव नंबर फॉर्मेट में अपने पास ये आ जाएगा, सिलेक्शन रूल अपने पास ये वाले रहेंगे, ठीक है? और हमारे पास सिलेक्शन रूल अपने पास ये वाले रहेंगे, ठीक है? और जब ये v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 1 में जा रहा होगा, v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 1 में जा रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता है, वाइब्रेशन लेवल के अंदर है ना मल्टीपल रोटेशनल लेवल होते हैं, समझो बात को। वाइब्रेशन लेवल में क्या होता है, मल्टीपल रोटेशनल लेवल होते हैं। जब ये 0 से v इज इक्वल टू 1 में जा रहा होगा, जो कि होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्राउंड स्टेट से जा रहा है ये, ठीक है? ग्राउंड स्टेट के अंदर हायर नंबर ऑफ एटम्स है, क्यों है? क्योंकि रूम टेम्परेचर के ऊपर सारे लगभग किसमें होंगे, ग्राउंड स्टेट में होंगे, तो 0 से 1 में जा रहा होगा। डेल जे जो है क्वांटम नंबर जो है तुम्हारे पास किस प्रकार बदलता है, अगर ये -1 आता है तो पी ब्रांच मिलेगी, +1 आता है तो आर ब्रांच मिलेगी। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इनके लिए जो तुम्हारे पास जे है और वी है, इनके नंबर्स इस प्रकार है, क्वांटम नंबर ये देख लेना तुम, ठीक है ना? तो अगर v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, और डेल जे इज इक्वल टू -1 है, तो p डेल जे इज इक्वल टू +1 है, तो आर ब्रांच तुमको वहां देखने को मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, आ जाओ। ओके, अब देखो बात, क्या जो एक फॉर्मूला तुमको याद रखना है,
वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि न्यू बार जो है तुम्हारे पास, न्यू बार वाइब्रेशनल रोटेशनल का, जब रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम मिक्स है तो न्यू बार तुम्हें जो मिलेगा वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रम में, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2bm न्यू बार, न्यू नोट बार। ठीक, अगर m का मान 10234 है तो बैंड मिलेगा, सॉरी m का मान अगर 1001 जीरो, क्या बोल रहा हूं मैं, 1234 है, तुमको आर ब्रांच मिलेगी, R0 R1 R2 R3। और अगर m का मान -1 -2 -3 -4 है तो P1 P2 P3 और क्या मिलेगा, P4 तुमको मिलेगा। ठीक है, और अगर m का मान क्या रख दो, जीरो रख दो, जीरो रख दो, तो ये क्या मिल जाएगा, न्यू नोट बार मिल जाएगा। तो ये अपने पास क्या है, यहाँ तुम्हें क्या मिलता है, बैंड मिलता है। ये देखो, ये जीरो था, ये 1 था, इससे इसमें जा रहा है, अब इसमें मल्टीपल लेवल्स है, इसमें मल्टीपल लेवल्स है। अब जो ट्रांजिशन होंगे तो एक तुमको ब्रांच में वो मिल जाएगा बैंड, न्यू जीरो बार। ठीक है, दूसरा देखो, तुम्हारे पास 5 से जा रहा है 4 में, 4 से जा रहा है 3 में, 3 से जा रहा है 2 में, तो ये नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है ना, नेगेटिव चेंज जो है ना वो नेगेटिव है। ठीक है, तो तुमको ब्रांच कौन सी मिलेगी, पी वाली मिलेगी, P1 P2 P3 P4। इसी प्रकार अगर 4 से जाता है किसमें, अपने से आगे वाले में, 4 से जाता है किसमें, इससे देख लो आप, इससे 2 से गया ये किसमें, 3 में, अपने से आगे वाले में जाता, प्लस वाले में जा रहा है, तो तुमको मिलती है वहां कौन सी, आर ब्रांच। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है। चलें आगे, इसके बाद तुम्हारे पास आता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखो क्या कहती है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तुम्हें ये कहती है कि जब तुम्हारे पास एक एटम ऐसा है जिसके पास जो पी है ना वो क्या है, जीरो है। ठीक है, पी क्या है, वो जीरो है, तो न तो वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा दे रहा, न वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा दे रहा। तो उस एटम के बारे में कैसे पता करेंगे, तो उससे पता करेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी क्यों जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी इसलिए जाती है ताकि आप उस एटम की कागज को स्टडी कर सको। ठीक है, अपने पास रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कब शो होगी, जब एटम क्या शो कर रहा होगा, पोलरिजिबिलिटी शो कर रहा होगा ना, ध्रुवता जो है, ध्रुवणता, ध्रुवता नहीं सॉरी, ध्रुवणता शो कर रहा होगा, पोलरिजिबिलिटी शो कर रहा होगा, तो वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी दर्शाएगा। और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा नहीं दे रहा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं दे रहा, तो वो क्या करेगा, रमन स्पेक्ट्रा देगा, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री टू रोटेशनल एंड वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और इसमें होता क्या है, तुम इस पे लाइट डालते हो, तुम इस पे क्या डालते हो, लाइट डालते हो, तो अगर तुम्हारे पास वो लाइट डाली, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी थी, तो तुम्हें उस एटम पे डालने के बाद जो वापस लाइट मिलती है उसी फ्रीक्वेंसी की तो होनी चाहिए जो तुमने उस पे डाली, पर ऐसा नहीं होता है। जिस फ्रीक्वेंसी के, जिस वेव नंबर की तुम उस पे लाइट डालते हो ना, उसके अलावा भी तुम्हें दो फ्रीक्वेंसी या फिर वेव नंबर की लाइट्स और मिलती है। ठीक है, वो तुम्हारे पास होती है स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन्स, वो तुम्हें थोड़ा देता है ना। तो देखो, जब तुम लाइट डालते हो, अगर वो इलास्टिक स्कैटरिंग करेगा, ठीक है, तो तुम्हें वहां स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन मिलेगी। अगर वो इलास्टिक स्कैटरिंग करेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, जैसी फ्रीक्वेंसी है वैसी मिलेगी। इसलिए तुम्हें वहां क्या मिल जाती है, रेले लाइंस मिल जाती है। तो उसको स्पेक्ट्रम लेते हैं, वो कुछ ऐसा मिलता है जहां जो सबसे गाढ़ी लाइन है, सबसे हायर इंटेंसिटी वाली है, वहां तुम्हें मिलती है कौन सी लाइन, रेले लाइन। इसके जो वेव नंबर है, या तुम बोलो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक उतनी ही होती है जो तुम लाइट इंसिडेंट कर रहे हो ना उसकी है जितनी। ठीक है, और और क्या होता है कि जो हो सकता है वो मॉलिक्यूल जो है, जो तुम्हारा एटम जो है, ठीक है, एटम की बात नहीं, मॉलिक्यूल की बात हुई, क्यों, मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो मॉलिक्यूल ने अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो उस फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर उस फोटोन की एनर्जी कम हो गई, ठीक है, तो वो तुम्हें कहाँ मिलेगा, वो तुम्हें यहां मिलेगा, स्टोक्स लाइन की तरफ, फोटोन। ठीक है, और अगर उसने मॉलिक्यूल से एनर्जी ले ली तो उस फोटोन की एनर्जी बढ़ गई, तो वो तुम्हें कहाँ मिलेगा, एंटी स्टोक्स लाइन में मिलेगा। उल्टा बोल दिया क्या, रुको सोचने दो। वेव नंबर फॉर्मेट है, वेव नंबर फॉर्मेट मतलब 1/λ, लैम्डा को उल्टा मतलब फ्रीक्वेंसी। तो तुम्हारे पास हाइयर एनर्जी का फोटोन वहां मिल रहा है, तो उसने मॉलिक्यूल से एनर्जी ले ली। ठीक है, हाँ ये प्लस कर दो बस, इतना ही डिफरेंस है, ये प्लस कर दो और ये यहाँ जो है वो माइनस कर दो। ये सही बोला है मैंने, बिल्कुल सही बोला है, कहीं कोई समस्या नहीं है। कि जो अपने पास फ्रीक्वेंसी है उसने मॉलिक्यूल से ले ली, एनर्जी ले ली फ्रीक्वेंसी से, मॉलिक्यूल से, तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी हो जाएगी, वेव नंबर जो इसका कुछ बढ़ा हुआ मिलेगा, इसका घटा हुआ मिलेगा। ये जो इसके इधर मिलती है उसको बोलते हैं स्टोक्स, इसके इधर मिलती है उसको बोलते हैं एंटी स्टोक्स। तो अगर तुम ये बना रहे हो किस पे, वेव नंबर कोऑर्डिनेट पे अगर बना रहे हो, तो जो रेले लाइंस के लेफ्ट में मिलेगी वो होगी तुम्हारी स्टोक्स, और इसके राइट में मिलेगी वो होगी एंटी स्टोक्स। तो इंटेंसिटी की बात करते हैं, तुम्हारे पास रिले लाइन की इंटेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसकी होती है, स्टोक्स की होती है, उससे कम किसकी होती है, एंटी स्टोक्स की होती है।
ठीक है। और अपने पास क्या बोलते हैं, ये इसको जो डिफरेंस आता है, जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रमन शिफ्ट। रमन शिफ्ट कहाँ होगी? रमन शिफ्ट तुम्हारे पास होगी क्या? एंटी स्टोक्स और रेले का डिफरेंस, या रेले और स्टोक्स का डिफरेंस, है ना। ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, वहां ऊपर मैंने उल्टा लिखा हुआ था, तो ये मैं इससे कर देता हूँ, उल्टा कर दो, रेले माइनस स्टोक्स और एंटी स्टोक माइनस रेले, ठीक है। ये क्या होगी? रमन शिफ्ट होगी। रमन शिफ्ट मतलब तुम्हारे पास जो तुमने डाला था, जो फोटोन तुमने डाले थे ना, जो फोटोन तुमने डाले थे, उसकी फ्रीक्वेंसी और जो तुमको मिल रही है अलग वाली, उनकी फ्रीक्वेंसी के बीच जो डिफरेंस होता है, वो होता है रमन शिफ्ट, ठीक है ना। तो स्टोक्स लाइन और रेले लाइंस के बीच की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस रमन शिफ्ट कहलाएगा, और इसी प्रकार रेले और एंटी स्टोक्स के बीच का डिफरेंस भी क्या कहलाएगा तुम्हारे पास? रमन शिफ्ट कहलाएगा। ये क्या है? हायर वेवलेंथ नंबर पे है, हायर क्या उसको वेव नंबर पे है, तो ये प्लस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा। इसकी हाई है, मतलब इसने मॉलिक्यूल से एनर्जी ले ली, मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी फोटोन को दे दी, ठीक है। हाईएस्ट इंटेंसिटी ये मैंने यहाँ लिख दी है, हायर होती है रेले की। रेले की हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि जाएंगे लगभग सारे के सारे वापस आ जाएंगे, तो उसकी हाईएस्ट, ठीक है। और इसने क्या किया, स्टोक्स ने क्या किया, एनर्जी मॉलिक्यूल्स को दे दी, एनर्जी मॉलिक्यूल्स को दे दी, तो देगा ही क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लेके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और तुम्हें ज्यादा इसी का खेल दिखेगा, क्योंकि ज्यादा चले गए ना लेकर के, तो स्टोक्स की इंटेंसिटी भी ज्यादा है किससे? एंटी स्टोक से, लेकिन कम है किससे? रेले से। ओके, ये मैंने बता दिया तुमको। तो ये जो है रमन शिफ्ट जो है ना, ये किस पे डिपेंड करती है? रमन शिफ्ट डिपेंड करती है किस पे? उस मॉलिक्यूल के ऊपर। डिपेंड्स ओनली ऑन द मॉलिक्यूल, नॉट ऑन फोटोन। फोटोन के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती। तुम ये सोचो अलग लाइट का फोटोन डालेंगे तो रमन शिफ्ट अलग मिलेगी, नहीं, रमन शिफ्ट तुमको सेम की सेम ही मिलेगी। ओके, चलें आगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास आता है प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा की। रमन स्पेक्ट्रा के अंदर है ना, भी तुम्हारे पास क्या है? रोटेशनल स्पेक्ट्रा, उसको बोलते हैं प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, ठीक है। जिसके अंदर रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा रमन वाले के अंदर, उसका एनर्जी आइगन वैल्यू ये होगी, सिलेक्शन रूल ये वाले होंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा एनर्जी लेवल्स में, डिफरेंस आएगा +2 है इसके हिसाब से, चलो तो जे की जगह रख दो +2, ये हो जाएगा +3, ठीक है। इस हिसाब से निकालो, तो जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है वेव नंबर के अंदर वो इतना होगा, ठीक है। दो और कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 4b j +3/2। जो है जे के मान रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, तो तुम्हें यहाँ क्या मिलेंगे? तुम्हें यहाँ क्या मिल, जे का मान क्या है? 0 1 2 रखोगे तो ये तुम्हें शिफ्ट मिलेगी। ये शिफ्ट कितनी आती है? 6 भी आएगी, 10 भी आएगी, 14 भी आएगी। मतलब तुम्हारे पास जो रेले लाइन है, जो रेले लाइन है, उसके अंदर जो इधर रमन उधर स्टोक्स मिल रही थी या एंटी स्टोक्स मिल रही थी, उनके अंदर इतने इतने डिफरेंस के ऊपर लाइन पाई जाएगी, ठीक है। जैसे इस साइड स्टोक्स है ना, तो 6b 10b, 6b 10b, आगे 14b, उससे आगे इस तरीके से। और उस साइड भी पाई जाएगी 6b 10b 14b। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो तुम्हारे पास रमन का जो था, रमन वाली जो लाइन थी और रेले वाली जो लाइन थी वो ये थी। इसमें आता है प्लस माइनस, प्लस है मतलब उधर जा रहे हो आप किसमें जा रहे हो? एंटी स्टोक्स में जा रहे हो। माइनस है मतलब स्टोक्स में आ रहे हो, ठीक है। तो ये जो ग्राफ मिलता है तुम्हें इस तरीके से मिलता है। ये तुम्हारे पास स्टोक्स लाइन है, ये तुम्हारे पास एंटी स्टोक्स लाइन है। मतलब ये क्या बोल गया? ये बोल गया कि जो तुम्हारे पास स्टोक्स लाइन है वो भी मल्टीपल लाइंस है, वो भी कोई एक लाइन नहीं है, वो भी क्या है? मल्टीपल लाइंस है, ठीक है। और एंटी स्टोक्स लाइन है वो भी तुम्हारे पास क्या है? मल्टीपल लाइंस है, ठीक है ना। ये मैंने इसमें ये वाला पेन यूज कर दिया। तुम्हारा नोट्स खराब नहीं होनी चाहिए ना। चलें आगे। हाँ, ये मैं सही करके दूंगा, तुम्हें टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, या तुम्हें मल्टीपल लाइंस मिलती है, या तुम्हें मल्टीपल लाइन मिलती है। स्टोक्स एक नहीं होती, ग्रुप होता है। एंटी स्टोक एक नहीं होती, ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो ये स्टोक्स मिल गई, और वहां क्या मिल गई? एंटी स्टोक्स मिल गई। स्टोक्स में भी जो ये इस तरीके से चलती है, तुम्हारे पास रैले है, ठीक है। उसके बाद 6 बीपीए मिलेगी, फिर 10 बीपीए मिलेगी, 6 बीपीए मिलेगी एंटी स्टोक में, और ये 10 बीपीए मिलेगी। क्वेश्चन कैसे आएगा? कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट स्टोक्स लाइन और फर्स्ट एंटी स्टोक लाइन के बीच का डिफरेंस कितना है? 12 भी है, ठीक है। और फर्स्ट स्टोक्स लाइन और सेकंड स्टोक्स लाइन के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 भी है। और ये आगे भी कितना रहता है? हमेशा 4 भी रहता है, यहां से तुम देख सकते हो।
ठीक है, ये तो सेम का सेम ही रहता है, जे वाला ही होता है तो 4 भी रहता है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना रहेगा, हमेशा 4 भी रहेगा, लेकिन इनके बीच में कितना है, 12 भी है। इसके बीच में, इसमें बीच में कितना होगा, 12, 12 4 16, ये और इंक्लूड कर दो तो 12 और ये 12 और 4 16 और 4 20। तो इस तरीके से जिसको तुम्हें पूछेगा तुम उसको बता सकते हो। जैसे मतलब मान लो ये पूछ लिया सेकंड स्टोक्स और सेकंड एंटी स्टोक के बीच का डिफरेंस, तो देख लो 10 ये 10 ये 20 भी हो गया, है कि नहीं। ये माइनस की तरफ आ रहा है, वो प्लस की तरफ है, बस इतनी सी बात है, इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, लास्ट एक आता है अपने पास क्या, प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। उसके अंदर सिलेक्शन रूल ये रहता है, बस ये याद रख लेना। इसी के साथ आपकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो पूरी होती है। और ये लेक्चर लगभग अपने पास हो चुका है पौने 2 घंटे का। कितने का, पौने 2 घंटे का हो गया। इस एक सिंगल लेक्चर के अंदर तुम्हारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ तुमको सब कुछ जो है वो ढंग से समझ में आ गया होगा। शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ऐप डाउनलोड कर लेना। टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस बैच, जो तुम्हें अपने अकॉर्डिंग ठीक लगता है आप परचेज करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो तुम्हारा सब्जेक्ट रहने वाला है, जो मैं करवाऊंगा, वो तुम्हारा रहने वाला है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। है ना, स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि सर इसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स आप करवाएंगे, तो वो आपको करवा दिया जाएगा ना। और अन्ना मैम जो है वो ऑप्टिक्स रेडी कर रहे हैं, तो वो आपको ऑप्टिक्स करवा देंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट के बाद मैं आपको करवाऊंगा न्यूक्लियर। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी मैं ही करवाऊंगा। तो ये 3 4 सब्जेक्ट तो डिसाइड है मेरे, कौन से करवाऊंगा मैं। फिर आगे और देखते हैं, करवाएंगे सारे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इस लेक्चर के इतना ही, बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। आप भी तरक्की करते रहिए, मैं भी तरक्की करता रहूँ, हम सब लोग ऐसे ही तरक्की करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, बाय।